This conference will now be recorded. Welcome to Dr. TSPR show. My Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, आदाब, हेलो, सत श्री अकाल जी, सुखदेव सिंह जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। आज के हमारे किसान भाई और हमारे हीरो, हर शो बृहस्पतिवार को रहता, लेकिन बिजी थे सुखदेव सिंह जी, क्योंकि वो महाराष्ट्र पालघर में एक मीटिंग एड्रेस करने के लिए वहाँ गए थे। तो इसीलिए मीटिंग का फलस्वरूप और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कृषि कानून, जो किसान खेती कृषि कानून वापस लेने की ऐलान किए हैं, उसका फलस्वरूप क्या असर ये हमारे किसान खेती या कृषि पर होगा और विकास किस तरह होगा, क्यों ये कानून वापसी के ऐलान के बाद भी किसान आंदोलन के दौर पर अभी वही फलस्वरूप क्यों जता रहे हैं। तो आज ये सब कुछ हम चर्चा में लेंगे। दिस इज द स्पेशल शो। मिस्टर सुखदेव सिंह, ए फार्मर लीडर, is on the show from Punjab, Batinda. He has traveled from Palghar, Maharashtra to his place by train, and I'm thankful to him in spite of the lethargy and tiredness. He said, I'll come on your show. Let us speak. After our Honorable Prime Minister announced that the 3 farm laws will be repealed, will be taken back in the forthcoming winter session of Parliament, why still the Kisan leaders and Kisan movement is continuing? That is the discussion for today. Why? So let me play. एक दो वीडियो प्ले करता हूँ। आपका रिसाउंड आ रहा सर। पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सच्चाई से बहुत लोग अनजान है कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। यही उनकी जिंदगी होती है और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा।
हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाया। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। इस वजह से बीते 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले श्रमिकों तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, सीधे उनके खाते में। साथियों, किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने एमएसपी तो बढ़ाई है, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश की 1000 से ज्यादा मंडियों को ई नाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्लेटफॉर्म दिया। और इसके साथ ही देश भर की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण, इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बातें तेजी से हो रही है। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने का अभियान भी जारी है। इस पर भी करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड के आवंटन को भी 2 गुना करके 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमने क्रॉप लोन भी 2 गुना कर दिया, तो इस वर्ष 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अब पशुपालकों को मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यानी हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। साथियों,
किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को, और उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने हैं, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है।
इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि तो एक नई शुरुआत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने विनम्र से एक जो गिनती की है, क्यों क्षेत्र से जुड़ा हम मान नहीं सक रहे, तो यही एक बड़ा सोच आज। और ये भी वो कहे कि ये भी वो कहते रहे कि कितने लाख करोड़ रुपए हर साल, और जनता की मन की बात सुनने मानने में लोकतंत्र में मोदी जी से बड़ा कोई नेता नहीं है। मेरे ख्याल से कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब को अब उनसे जुड़ने की, बीजेपी से जुड़ने की लाइन क्लियर हो गई। और आप जो महाराष्ट्र पालघर में उसी दिन टिकायत और सबके साथ सुखदेव सिंह साहब आप मीटिंग पे एक छोटा सा वीडियो आया। तो एक छोटी सी वीडियो साथ में, और किस तरह की प्रक्रिया ये एक अभी आया है, कह के रहेंगे, एक ऐसा कोई पीछे से विकेट जा रहे हैं, निकाल दिए जा रहे हैं, ना जीना हम तो अभी भी खेलेंगे। तो एक व्यंग्यास्त्र, एमएसपी, टिकैत, और पीछे सरकार ने विकेट्स, 3 विकेट्स ले ली है। एक अच्छा सा कानून मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ऑलरेडी कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे ख्याल से उनसे जुड़ेंगे, और उनके ही पिलबिट के जो एमपी वरुण गांधी जी। Prime Minister Narendra Modi spent the day attending official events in Lucknow, his second straight day in Uttar Pradesh, as the BJP pushes hard in the state it hopes to retain in the crucial state elections just months away. The focus, however, firmly remain on the repeal of the farm laws and the controversies and reactions around it. Prime Minister Modi in Uttar Pradesh for the second straight day, amid a big BJP push using the Prime Minister in the state it hopes to win again next year. But it's the politics around farm laws that's making the news. Varun Gandhi, the BJP MP from UP's Pilibhit, who has been increasingly offering views divergent to his party, appeared to distance himself further, writing this online letter to the Prime Minister, listing 4 big demands following the centre's surprise cancellation of the controversial farm laws. In his letter, Mr. Gandhi reminded the Prime Minister that over 700 farmers would still be alive had this decision been taken earlier. He demanded a 1 crore rupee compensation for farmers who died in the year-long protest, and that politically motivated cases against farmers be dropped. Varun Gandhi said the movement won't end
unless the government gives the legal guarantee of MSP. He also raised the death of farmers in Lakhimpur Kheri, demanding strict action against Union Minister Ajay Mishra, whose son is accused of murder in the case. But another BJP UP MP and Union Minister VK Singh struck a belligerent note today, asking what is black about these laws, referring to a common adjective used by farmers for the laws. किसी से हमने पूछा था एक किसान नेता से कि हमको ये बता दीजिए कि इसमें काला क्या है, आप सब कहते हैं काला कानून है। मैंने कहा इंक के अलावा कुछ काला है क्या इसमें? किसान संगठनों के आपस के अंदर वर्चस्व की लड़ाई है, किसी कारण से वो लोगों तक खासकर छोटे किसान का फायदे की बात नहीं सोच रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस ले लिया। But it was the Lakhimpur Kheri violence that appeared to be on top of the agenda in battleground Uttar Pradesh. Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra wrote this letter to the Prime Minister, saying it was his moral duty to ensure justice for families of farmers who died in Lakhimpur. She also cautioned the Prime Minister from sharing the stage with Union Home Minister Ajay Mishra, whose son is in jail for the Lakhimpur murders, at the Lucknow conference of state police chiefs. A Samajwadi Party politician had tweeted photos of Mishra with Home Minister Amit Shah at the same conference on Friday. सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके उसी मंत्री के साथ मंच साझा करते हैं, तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। Prime Minister Modi will spend another day in Lucknow before. So I'm just trying to bring various reactions so that there is another last one, and after which I'll try to switch over to this is another one, Anil Ganwat. He is the Supreme Court appointed panel member है ये, और ये कहते हैं कि अगर अश्योर्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो 23 क्रॉप्स assured MSP for 23 crops will drive the country to bankruptcy. SC panel member Anil Ganwat. अगर we call कनीस मदद दर मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर आप 23 जैसे क्रॉप्स को अगर देना पड़े तो पूरा भारत खजाना ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह की ये भी एक आई। चलो ऐसे कई रिएक्शंस हैं, तो हम स्ट्रेट अवे हमारे आज के गेस्ट सुखदेव सिंह साहब से बात करते हैं। सुखदेव सिंह साहब, आप पूरे स्क्रीन पे देख चुके हैं, प्रधानमंत्री हर साल कितने लाख करोड़ उन्होंने बोले, मेरे ख्याल से मैंने 3 या 4 लाख करोड़ उनके भाषण में समझ में आया। मुआवजा, फसल बीमा और खेती, जो बीज है, बीज से लेके फसल तक और छोटे से लेके बड़े किसान तक बीजेपी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया। फिर भी उन्होंने माफ़ी चाहते हुए, एक बार हम उमा भारती जी की भी, उनका भी एक फार्मर्स नेवर सेटिस्फाइड विद सेंटर्स एफर्ट्स, उमा भारती ऑन फार्म लॉस। तो बोलते कि सडन, ये देखो बोलते नरेंद्र मोदी सडन अनाउंसमेंट टू रोल बैक द 3 controversial farm laws left her speechless as the move reflected the failure of party workers to properly communicate the benefits of the legislation to cultivators. She also said the farmers of India have never been satisfied with any of the government measures so far. उनके खुद के पार्टी में और काफ़ी कुछ है। आई कैन नॉट प्ले एवरीथिंग, काइंडली एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि हम चर्चा में जाना चाह रहे हैं, तो मुझे माफ़ करना। यस सर। सुखदेव सिंह जी, सरकार ने कृषि के हित में, छोटे किसान के हित में इतने कुछ लाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए भी किया है, मुआवजा देने की बात की है 1 लाख करोड़, और 1 लाख करोड़ फसल बीमा,
और सॉइल क्रेडिट के लिए भी, बीज से लेके फसल तक, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लाखों करोड़ वो बोलते गए और माननीय प्रधानमंत्री, फिर भी उन्होंने माफ़ी चाह। हम यही चाहते कि लोकतंत्र में लोगों की विश्वास, लोगों की मांग, पार्लियामेंट हो या असेंबली में चर्चा होनी चाहिए। उसके फलस्वरूप ही जो भी आप डिसीशंस या पॉलिसी बनाते हैं, नीति बनाते हैं, उसके फलस्वरूप ही रहना चाहिए। जो एक लोकतंत्र का एक जीत हमने कहते हैं। काफ़ी दिन के बाद कृषि और किसान की जो अनशन थी, उसके द्वारा भी हम लोकतंत्र, संविधान, लोकतंत्र को बरकरार रखने की आशा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पैनल मेंबर में अगर 23 ऐसे फसल को अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे तो पूरा भारत बैंकरप्सी, भारत का खजाना टूट जाएगा। ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि कितने लाख करोड़ अंबानी या किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़े बड़े पारिश्रमिकवेत्ता का उनका किस तरह माफ़ किया गया। हम जैसे लोग आज तक कोरोना के बाद में भी जो भी लोन लिए, लोन क्लियर करने के बाद भी हमारा एक इंडियन बैंक है इलाहाबाद के संतोष नगर, आज तक वो सर्टिफिकेट नहीं देता, सताता है वो। बोलिए। एक तो पहले तो मैं डॉक्टर शिव प्रसाद रेड्डी साहब और आपके जितने भी श्रोते हैं उनको अपनी तरफ से सत श्री अकाल भी कहता हूँ, और आप सब लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ कि आप फार्मर की बात लोगों तक ले जाने में हमारा सहयोग कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और दूसरी बात ये है कि अगर तो लच्छेदार जो ये स्पीच है, इसी के बेसिस पे तो फिर ये दिखता है ना कि यार इंडिया का जो फार्मर है वो तो बहुत बहुत समृद्ध हो गया होगा, लेकिन आप अगर ईयर बाय ईयर देखोगे तो सुसाइड केस क्यों बढ़ रहे हैं? अगर इतना कुछ किया जा रहा है फार्मर के लिए, मतलब स्पीच जब तक चली, क्या कोई सोच सकता था कि प्रधानमंत्री राष्ट्र में रिपील करेंगे? तो उन्होंने इतना बड़ा मतलब विडंबर बनाया अपनी स्पीच में। 17 मिनट की मेरा ख्याल स्पीच है वो, करीब उसमें ये कर दिया वो कर दिया। फिर यार इसको वापस लेने का अर्थ क्या है? दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि उनका जो ये तरीकाकार है ना इशू को सेटल करने का, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र तरीके ही नहीं कोई कि आप अनाउंस कर दो और कह दो कि चले जाओ आप करके। और कई लोगों को ये लग रहा है कि यार ये जाते क्यों नहीं, अब प्रधानमंत्री ने तो कह दिया। भैया हमारे एक आदमी थे, 20 15 पुलिस केस हैं अब, जो एजिटेशन में लोग आगे रहे हैं, और वो अपने 15-20 केस आराम से लेके घर पे चले जाएं और फिर बाद में वो चक्कर लगाते रहे कोर्टों का, फिर उनसे बदला निकालते रहेगी इनकी पुलिस। मतलब कोई मतलब तरीका तो होना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री ने अगर देखो ऐलान ही करना था तो जो फार्मर की मीटिंग बुलाता, उनको कहता कि यार ये लो 3 तो हम ये रिपील कर देते हैं, और बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम। एमएसपी पे वो कोई बात करता कि उसको आप इस तरीके से सेटल कर सकते हैं, और वो बात करते इस बात पे कि आप जितने भी जो भी जब भी कोई एजिटेशन खत्म होती है तो जितने केस बेस होते हैं वो तो सारे मुकदमे तो वो विड्रा किए ही जाते हैं, वो भी कोई बात नहीं है। और जो गृह राज्य मंत्री है टेनी मिश्रा, और उसके साथ तो वो स्टे साझी करके फार्मर के जो जख्म है उन पे नमक छिड़क रहे हैं। इसलिए ये जो उनका तरीकाकार है ना, पहले तो हम उनके मेथड की तरीकेकार का हमें देखना चाहिए कि ये जो तरीकाकार है पहले तो ये ही ठीक नहीं है। कोई भी एजिटेशन होती है, कोई भी झगड़ा, गांव में भी कोई झगड़ा हो जाता है लोकल लेवल पर, दोनों तरह बैठती है और अपनी अपनी बात करती है और किसी कंक्लूजन पे बैठ के उसको सेटल कर लेती है। और कोई भी ट्रेड यूनियन के साथ जब मीटिंग होती है तो भी ऐसा होता है, मास ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीटिंग होती है तो भी ऐसा होता है। ये जो मन की बात करने वाला हमारा प्रधानमंत्री है ना, ये दूसरे की तो सुन ही नहीं चाहता, ये तो सिर्फ अपने मन की बात सुनाना चाहता है।
इसलिए ये जो जितने जैसे अभी भी संयुक्त किसान मोर्चे ने जो 6 मांगे प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, उसमें हमारी डिमांड ही ये है ना कि ये हमारे ये इशू है, इनका भी तो बताओ ना क्या करोगे। इसलिए फार्मर है जो वो इसलिए स्ट्रगल कर रहा है। और फार्म मतलब अभी आज अगर जैसे आप कह रहे हैं, पिछली मीटिंग में भी आपने मेरे से बात की थी, तो आपको ये लग रहा था कि यार वहाँ तो मोर्चे में तो दिल्ली में तो संख्या तो कम होनी शुरू हो गई है। तो मैंने उस दिन आपको कहा था कि अगर संख्या बढ़ाने से कोई बात बनती है बढ़ा देते हैं यार, और आप जितना कहोगे उतनी बढ़ा देंगे, लेकिन हमारा मसला सेटल होना चाहिए। अब जाके देखो वहाँ बैठने की जगह नहीं रही, और 26 तारीख तक सारे मोर्चे इतने फुल हो जाएंगे कि दोबारा प्रबंध करना पड़ रहा है सब लोगों का जो जा रहे हैं। तो सर्दी भी शुरू हो गई है और दिक्कतें भी वहाँ आ रही है। वहाँ बैठना कोई आसान बात नहीं है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना, ये माफी उन्होंने फार्मर से नहीं मांगी, ये माफी वो उन लोगों से मांगी है जिन्होंने कोटि ने इसका सहयोग किया था, उनसे माफी मांग रहे हैं। ये फार्मर को तो ये हमारे लोगों को तो ये कह रहे हैं कि ये तो इनको तो समझ में नहीं ना आई, मतलब दिए जैसा पवित्र सच भी इनको दिखा नहीं ना। उनको दुख तो इस बात का है। इसलिए वो हमारे बारे में तो जो उनका आज भी जो मतलब नजरिया है ना, वो यही है कि ये नहीं समझने वाले। इसलिए ये इनको इतने फायदे की बात ही नहीं समझ में आई। देखो, और ये अभी भी इनके जो मिनिस्टर हैं इधर उधर के, जैसे आपने वो वीके सिंह की दिखाई है, वो उसने पूछा है अपने तरीके से बना लिया कि इसमें काला क्या है। जब कितने राउंड की वार्ता हुई, एक लॉज को इनका काटा गया, और ये 14 संशोधन करने के लिए तैयार हुए। तो जब कहा यार 16 क्लास है, 14 आप बदलना चाहते हो तो पूरी बदलो ना। इसको खोल को रखने का अर्थ क्या है? तो वो काला, क्योंकि वीके सिंह केड़ा कमी मीटिंग में आया है, उसको काला ही नहीं दिखा कुछ। और इनको पावर है, जो पावर चीज ही ऐसी है जो किसी को दिखने ही नहीं देती कोई चीज। जैसे हम जब बीए में पढ़ते थे तो पॉलिटिकल साइंस में हमारे एक प्रोफेसर थे मिस्टर नारंगो, वो कहते थे कि पावर आदमी को अंधा कर देती है, और पूरी पावर आदमी को पूरी तरह ही अंधा कर देती है। इनके पास यार अब ये लग गई चूहे के हाथ हल्दी की गांठ। अब ये इनको कुछ दिखते ही नहीं है। लोग तो इनको कीड़े मकोड़े दिखते हैं, और इनको ये लगता है कि अकल है जो वो तो जहाँ हमारे में है, जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर में है। पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा झूठ बोला अपने पूरे भाषण में। इन्होंने ये ही नहीं कहा कि हम ऑर्डिनेंस लेके आए थे पहले। ये तो कह रहे, इन्होंने बोला ना कि पार्लियामेंट में चर्चा हुई, चर्चा के बाद ये पास हुए। वो तो बताया ही नहीं यार, ये 5 जून को हमने ऑर्डिनेंस किया था। तो 5 जून को जो मतलब इन्होंने ये ऑर्डिनेंस लेकर आए, इनकी क्या मजबूरी थी कोरोना काल में? जबकि कोरोना काल में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ने ही कोई प्रोडक्शन दी ना। और इसका कौन सा सेक्टर है इंडिया का जिसने कोई मतलब कोई प्लस में गया हो? कोई सबकी जीडीपी नेगेटिव में आई। सिर्फ जे कोई जीडीपी किसी की प्लस में गई तो वो तो एग्रीकल्चर की गई, या एग्रीकल्चर के रिलेटेड कुछ उन सेक्टरों की गई जिनसे हमने एग्रीकल्चर जो इनके जो केमिकल एग्रो प्रोडक्ट हैं वो खरीदे। फर्टिलाइजर वालों की गई, कुछ पेस्टिसाइड वालों की गई, वो तो एग्रीकल्चर की वजह से गई ना। तो वो एग्रीकल्चर जो कोरोना काल में प्रोग्रेस कर रही है, उसके लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको कारपोरेट को देने के लिए ये इन्होंने ऑर्डिनेंस कर दिया। और फिर उस ऑर्डिनेंस को, उस जो इन्होंने वो ऑर्डिनेंस किए उसको पास कैसे करवाया, और लोकसभा में क्या हुआ, राज्यसभा में क्या हुआ। और ये देखो कि जो जिन एमपी ने कहा कि हम इस पे वोटिंग चाहते हैं राज्यसभा में, और अब भी दिखाओ उस समय की जो वो वीडियो है वो ही डिलीट कर दी जाना। इतना बड़ा फ्रॉड किया है इसमें पास करने के टाइम भी, कि शायद आपको ये जानकारी हो कि जब ये कहते कि कोई भी आदमी है वो ये कोई मतलब वोटिंग चाहता है
तो वो अपनी सीट पे बैठ के बात कर सकता है, हाथ खड़ा करके कि मैं वोट। एक आदमी भी कहे तो उसके मतलब हमारे रूल के मुताबिक उसके कहने से भी वोटिंग होती है। और वो जो हाथ खड़ा कर रहे थे, बैठे थे, वो कह रहे हैं देखो ना मैं बैठा हूँ यार। ये गैलरी में जो कुछ लोग खड़े हैं, ये तो उनको गैलरी को ठीक कराना तो स्पीकर का काम है ना, और अंधा स्पीकर हो गया। और वो उतना वीडियो भी, उतनी मूवी भी काटती है राज्यसभा के मतलब जो टीवी चैनल है उसमें से। और इस अंधे तरीके से करवा के अब उसके लच्छेदार भाषण से क्या होने वाला। इसलिए लोगों को कुछ ये लग रहा है कि यार आपकी समझ में, देखो वो तो प्रधानमंत्री भी कह रहा है कि हमारे लोगों की समझ कम है, हमारे को समझ ही नहीं आई। हमारे फायदे की बात ही नहीं, जब हम समझ सकते अब और क्या समझ सकते हैं। इसलिए हम तो एक किस्म के अर्ध पागल हो गए ना, जो वहाँ एजिटेशन करने वाले लोग। इसीलिए बात दरअसल ये है कि जो किसान मूवमेंट चला, इसमें से लोगों में बहुत ज्यादा मतलब किसान मूवमेंट के साथ सिंपैथी आई, जिसको हम बोलते हैं ना इनर करंट। रेड्डी साहब, इनर करंट ऐसा था कि उस दिन 19 तारीख को जब हम, टिकैत साहब भी वहीं थे, मैं भी वहीं था, हम कुछ लोग वहाँ पालघर में बिरसा मुंडा और किसान पंचायत का एक साझा समागम था। बम्बे के नज़दीक वो पालघर है, वो मतलब वो आदिवासी एरिया है, 80% उस डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी है। और वहाँ कालू काका ने और मतलब शशिकांत सोनमणि वगैरह ने वो कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। उसमें उन्होंने हमारे को इनवाइट किया था, हम उसमें गए हुए थे। तो उसी समय ये ऐलान हुआ सुबह 9:00 पर। तो पहले 3 बार तो हमको इसका भाषण ही सुनना पड़ा यार। कहीं कोई पूछेगा तो कोई, जैसे आपने तो अभी पूरा थोड़ा सा रह गया, वो कोई कारण हो गया, आपको वो कट हो गया। हमने 3 बार सुना उस तक कि ये कह क्या रहा है। तो उसमें लोग इसने माफी मांग ली। मैंने एक चैनल वाले को मैंने पूछा ना वहां, जब वो पूछ रहे थे हमारे, मैंने कहा यार बता ना कहाँ मत। और मैं 10 चैनलों वालों को ये सवाल किया कि आपने उनका 17 मिनट का भाषण सुना है ना? जिसने सुना है वो हमारे पे सवाल नहीं करेगा, उसको तो पता चल जाएगा ये कर क्या रहा है। अगर ये बात करनी थी तो प्राइम मिनिस्टर मीटिंग बुलाता, मीटिंग बुला के आराम से बात करता और वो कह देता कि यार इसको रिपील कर लेते हैं और बताओ क्या करना है। और फिर मतलब चलो जो भी जो दूसरी बातें रह गई है, एमएसपी वाली बात रह गई है, उसको कैसे सेटल करना है। वो कह रहे हैं वो तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब मीटिंग हुई थी तो इन्होंने यही, तोमर साहब ने यही कहा था ना कि हमें 17,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बजट चाहिए। और एग्रीकल्चर के बारे में तो ये कह रहे हैं, ये भी दे दिया, क्रॉप लोन दुगना कर दिया। देखो कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आपका लोन दुगना कर दिया, कर्ज आपको दुगने कर्ज में डुबो दिया आपको। देखो इसको बजट बता रहे हैं जी। यार लोन देना बजट होता है क्या? और वो लोन भी, क्योंकि आजकल ये एक इन्होंने और एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है फार्मर के लिए कि एग्रीकल्चर प्लस एग्रो इंडस्ट्री, इनको एक एग्रीकल्चर के सेक्टर में जोड़ रखा है। तो वो जो लोन है वो भी फार्मर को थोड़ी दे रहे हैं, वो एग्रो इंडस्ट्री वाले ले जाते हैं सारे का सारा। कमाल आप ये देखो कि सबसे ज्यादा जो लोन दिया एग्रीकल्चर के लिए वो गया कहाँ है? नंबर 1 कलकत्ता में गया, नंबर 2 चंडीगढ़ में गया। अब मेरे को ये बताओ, कलकत्ता में और चंडीगढ़ में कौन सी एग्रीकल्चर होती है जिनको वो लोन, और उसको ये बता रहे हैं कि यार हम आम आदमी के लिए, छोटे किसानों के लिए। देखो ये छोटे किसान की मतलब देखो फैक्ट देखो, प्रधानमंत्री की स्पीच में क्या था कि इनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है 80% लोगों के पास। तो यार कहाँ है 2 हेक्टेयर जमीन लोगों के पास? 80% लोगों के पास 2 नहीं है, मतलब 75% लोग तो 1 हेक्टेयर वाले हैं। और उससे मतलब अगर 75 से आप 70 पे चले जाओगे तो 1 हेक्टेयर भी नहीं है उनके पास। ये मतलब इनको जो छोटे किसानों के लिए ये बार बार वो कर रहे हैं, यार 2 हेक्टेयर वाला छोटा किसान नहीं है।
छोटा किसान तो बिल्कुल बेचारा 1 एकड़ 1.5 एकड़ वाला है, जिसके बारे में इनको पता ही नहीं है कुछ। पता नहीं कैसे इनके सलाहकार हैं, कैसे इनको जो भाषण तैयार करके देने वाले सेक्रेटरी वगैरह हैं वो है। और एक देखो कि इतना डेमोक्रेटिक है हमारा प्राइम मिनिस्टर, इसने जब मतलब अब रिपील भी करे तो भी कैबिनेट में बात अरे कैबिनेट फैसला करती, ये कैबिनेट में लेकर आता। यार मैं ऐसे सोच रहा हूँ, बताओ ये अपने साथियों को बताने के लिए तैयार नहीं है, अपने कैबिनेट के मेंबरों को बताने के लिए तैयार नहीं है। मेरे को तो बड़ा उन पे बेचारों पे तरस आता है, बीजेपी वालों जो कहते हैं कि नहीं हम दोबारा ले आएंगे। भी यार जब पहले लेकर आया सी तब नहीं आपसे पूछा, जब इसने रिपील किए तब नहीं किसी से पूछा। वो तो हैरान है लोग तो यार, ये हो क्या गया यकदम। और जो तरीका है वो देखो कैसा है। अभी ये कह दिया कि आप चले जाओ, कैसे चले जाओ। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मतलब जो है, अच्छा एक और बात देखो तुसी कि जब ये मतलब कानून लेकर आया, जो बाइडेन से लेकर वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF से लेकर सबने समर्थन किया इसका कि बहुत कमाल कर दी मोदी साहब ने। अब जे रिपील किए किसी ने कहा यार हाँ अच्छी बात कर दी, बिल्कुल नहीं किए। क्योंकि वो तो कह रहे हैं जो भी इसके मतलब एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट है कि जे मोदी ने तो सारे का सारा जो डेवलपमेंट का काम था, प्रोग्रेस करनी थी इंडिया की एग्रीकल्चर ने, उसको कुंद कर दिया उस प्रोग्रेस को। और देखो बात कि मतलब कानून रिपील हो रहे हैं और शेयर बाजार नीचे को जा रहा है। इसका मतलब ये फार्मर के लिए थे। अगर ये फार्मर की भलाई के लिए होते तो शेयर बाजार को नीचे जाने का क्या कारण हुआ? उस सौदे के कंपनियों के इधर उधर हो गए, तो उनके एग्रीमेंट हो रहे थे वो क्यों हल गए? मतलब ये तो यार कॉमन सेंस की बात है कि ये कंपनियों के लिए लेकर आए थे, इसीलिए तो शेयर बाजार पे असर पड़ गया। अगर आम फार्मर के लिए लाते तो शेयर बाजार को क्या होना था? क्योंकि शेयर बाजार में तो इसका कोई तल्लुक ही नहीं था। आम फार्मर को अगर थोड़ी सी भी कोई रिलीफ मिलती है, शेयर बाजार को उसमें क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब ये कंपनियों के लिए लेकर आए थे। अब वो IMF भी साइलेंट हो गया, वर्ल्ड बैंक भी साइलेंट हो गया, और जो बाइडेन ने भी नहीं कहा भी बहुत अच्छा काम हो गया। क्योंकि जो बाइडेन ने कहा कि काम तो आपका ठीक है, लेकिन फार्मर के साथ आप डेमोक्रेटिक व्यवहार, और हमारे साथ इतना डेमोक्रेटिक व्यवहार हुआ है कि हम उस दिन से 1 साल से रोड पे बैठे, रोड पे, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं। और फिर भी लोग, क्योंकि स्ट्रगल करने वालों को फैसिलिटी थोड़ी चाहिए, उनको तो जैसे कैसे करना ही पड़ता है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि टिकरी बॉर्डर पे अगर आप आकर देखो तो वहां जो ग्राउंड वाटर है उस पे आप चूड़ा भी करके मेरे को दिखा देना, इतना गंदा पानी है ग्राउंड वाटर। मतलब आपका 20 मिनट आपका जो मुंह का टेस्ट है वही खराब होएगा एक चूड़ी करने से। और हम लोग ऐसे हैं यार, उसी से नहा रहे हैं, उसी से चूड़ी कर रहे हैं, उसी से सब कुछ कर रहे हैं। और ये कह रहा है मेरी तपस्या नहीं काम आई। देखो तपस्या फार्मर कर रहा है, मर फार्मर रहा है, 750 फार्मर मर गए, और उसमें औरतें भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं। तपस्या किसने की? मोदी साहब ने की। जब तपस्या जो वहां बैठे हैं इतनी ठंड में, इतनी गर्मी में, इतनी मतलब अलग अलग किस्म के, इतनी इस बार वो तूफान आए, कितनी बार हमारी झोपड़ियां ढह गई। और ये गिना रहे हैं कि हमने देखो जी जो किसान सम्मान निधि है उससे हमने इतना पैसा दे दिया। यार वो तो एक ड्रम हमने जब डीजल लेने गए उसी से निकल गया। मोदी वाली किसान सम्मान निधि तो एक डीजल का ड्रम लेने जाते हैं ना तो उसी समय उड़ गई, वो एक ड्रम में उड़ गई और एक बोरी में उड़ गई DAP की।
डीएपी की बोरी 1200 को हो गई है। इसलिए ये जो बातें हैं ना, ये लचीदार बातों से काम नहीं चलता। और हम यही कहना चाहते हैं अब तो कि यार बात करो, बात करके जो इशू है उसको पूरी तरह सेटल करो। मतलब जिस किसी को आपने मनाना है ना, अगर घर पे बच्चा भी थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको भी बिठाता है ना कोई पेरेंट्स, कोई ये जो भी है, उसको बिठा के उसकी समस्या सुनो और उसका समाधान दो और उससे पूछो यार तू बता दे इसका समाधान। हम यही कह रहे हैं ना कि एमएसपी की लीगल गारंटी दे दो। ये कह रहे हैं कि हम जारी रखेंगे, तो जारी रखेंगे तो लीगल गारंटी देने में क्या प्रॉब्लम है, दे दो फिर। जब प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट, पूरी बीजेपी सब ये कह रही है कि यार हम कोई बंद नहीं करने वाले एमएसपी की, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, बढ़िया गल है, वेल एंड गुड रखें। लेकिन उसमें हम इतनी चाहते हैं, श्योरिटी चाहते हैं कि यार इनका पता नहीं जी कब इधर उधर हो जाए, इसलिए हमारे को एक पक्की श्योरिटी दे दो। उसके लिए लीगल गारंटी का कानून बना दो कि किसी भी क्रॉप जो जिसको डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट, उसकी जो बोली है वो एमएसपी से नीचे शुरू नहीं होएगी। अब देखो, अब उसी यूपी में, उसी लखीमपुर खीरी में 1200 को पैडी बिक रही है, धान बिक रहा है 1200 रुपए क्विंटल को, और 1980 रुपए का रेट है। तो फिर भी कह रहे हैं देखो किसान खुश है। एक किसान से मतलब बीबीसी वालों ने इंटरव्यू की, उन्होंने कहा तुसी खुश हो? वो कहते हाँ खुश है। वो कहता कैसे, क्यों खुश हो आप? वो कहते नगद तो मिले। तो अभी तो ये कंडीशन है कि अगर लोग सरकार को इसलिए नहीं देना चाहते कि 1.5 साल बाद लोगों को किसी क्रॉप की पेमेंट होगी, क्योंकि लोगों ने अपने यार किसी तरीके से जीवन तक जोना है ना। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अभी भी इस मसले को सेटल करे, और सेटल करने के लिए वो है कि वो फार्मर की जो चिट्ठी गई है उसमें क्या है, 2 मांगे तो वो ऐसी जो पहले ऑलरेडी ये मांग चुके हैं, उसमें पहले दौर की बातों में ही कह दिया था इनको कि इन्होंने मान लिया था कि हम ठीक है, ये हम वो जो पराली वाला कानून है, और वो भी इस बार तो और भी क्लियर हो गया ना कि गवर्नमेंट ने 3 रिपोर्टें करवाई है कि पंजाब की पराली से या हरियाणा की पराली से दिल्ली के पोल्यूशन में कितना एडिशन होता है, वो 5% ही होता है। अब तो मतलब इसने भी बोल दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी, कि यार फैशन ही बना लिया तुसी तो कि फार्मर की बदनामी करनी है यार। आप ये बताओ ना कितना होता है, और ये इधर उधर ले पैनलिस्ट बैठा लेते हैं, किसी के पास कोई रिसर्च नहीं, कोई कुछ नहीं। वो कोई कह रहा है 40% है इसका कंट्रीब्यूशन पराली का। अब पंजाब में तो पराली बंद होगी जलनी, तो हमने तो करीब स्वयं पंजाब में हो चुकी है सारे, और हरियाणा में भी हो चुकी है। हमारे सिर्फ कॉटन एरिया बाकी है स्वयं का, बीट की स्वयं करीब कंप्लीट है कॉटन एरिया को छोड़ के, वो किसी ने जलाना नहीं। तो फिर अब नहीं फिर ठीक आया पोल्यूशन दिल्ली का। अब बताओ कितना है, कितना कम कर लिया। अब तो पराली जल नहीं रही, फिर भी पोल्यूशन क्यों है? फिर आपने स्कूल क्यों बंद कर रखे हैं? मतलब ये सजा देनी है तो फार्मर को दे दो। इसलिए वो बिजली बिल को भी इन्होंने मान लिया था कि ठीक है हम नहीं बढ़ाएंगे, और 2 तो उसमें ऐसी पहले मांगी हुई है, वो 6 में मनी हुई बात है। तीसरा यही है कि वो विड्रा करें जितने भी ये किसानों पे जो जितने भी इन्होंने मुकदमे दर्ज किए, ठीक है उनको वापस कर दो, और जितने लोग शहीद हुए हैं उनको जो भी कंपनसेशन दे सकते हो वो दे दो, और समार के लिए उसका थोड़ा वहाँ एक जमीन दे दो, और टोनी मिश्रा को बर्खास्त करो, और उसको जब उसके मुकदमे ही है उस पर, और पहले तो कह रहे थे कि उसकी तो गोली ही नहीं चली, अब तो पुलिस ने कह दिया भी हाँ उन आर्मर्स से गोली चली हुई है। अब फिर क्या बाकी रह गया? अब जब वो गृह मंत्री रहेगा, पहले आप मेरे को एक बात बताओ कि लखीमपुर खीरी के लोगों को, या वो जो लोग हैं, या हम लोग हैं जो
हमारे को इंसाफ कैसे मिलेगा? गृह राज्य मंत्री का बेटा उसमें से इन्वॉल्व है और वो गृह राज्य मंत्री ही रहेगा, तो कौन सी पुलिस है, कौन से ऑफिसर है जो गृह राज्य मंत्री के खिलाफ एक्शन लेगी या उसके बेटे के खिलाफ कोई ऐसा कर देगी? हो सकती है कोई इंडिया में, हो सकता है कोई ऐसी पॉसिबिलिटी? शायद यूरोप में, यूएसए वगैरह में सोचा जा सकता है कि शायद कुछ हो जाए, हमारे कैसे हो जाएगी? इस करके हम ये कहना चाहते हैं कि उसको बर्खास्त करो ताकि लोगों में कुछ थोड़ा ये मैसेज आए कि ठीक है यार, इंसाफ मिल सकता है, तो फिर लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एमएसपी ये जारी रखना चाहते हैं, उसका गारंटी का कानून बना दें, यही मांगा है। और हो रहा है क्या? बच्चा क्या? तो आप ये कहते हैं कि गृह राज्य मंत्री जो लखीमपुर के इंसिडेंट के बाद उनके बेटे को ऑलरेडी जेल भेजा गया, अगर यही गृह राज्य मंत्री रहेंगे तो किसानों के ऊपर जो भी मुकदमे, जो भी केसेस 1 साल से लगे हुए हैं, उनके साथ अन्याय होगा, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो किसानों पे मुकदमे हैं वो एक अलग बात है। लखीमपुर खीरी के लोगों को जब उसका बेटा जेल में है, अब जो पुलिस उस पे चार्ज लगाएगी, जो केस होगा, वो कितने, तो देखो ये SIT बढ़ाई, उसमें कितने बदल दिए इन्होंने, रोज बदल देते हैं ये ऑफिसर। क्यों बदलते हैं? क्योंकि ऊपर गृह राज्य मंत्री बैठा है। जिथे गृह राज्य मंत्री सेंटर का बैठा है, कौन सा ऑफिसर है रेड्डी साहब जेड़ा उसकी इच्छा के उल्ट काम करेगा? फिर कैसे मिलेगा इंसाफ? वो मैं लखीमपुर खीरी के जो 4 परिवार किसान परिवार हैं, या 5वां जो मतलब पत्रकार है वो भी किसानों को ही लड़का है, वो उन 5 फैमिलीज को कैसे आप न्याय दिवा सकोगे? इसलिए अगर उनको न्याय दिवाना है तो कम से कम इसको सस्पेंड करो, इसको टर्मिनेट कर दो, इसको उसे इस्तीफा ले लो, नहीं देता तो उसको बर्खास्त कर दो। और फिर उनको ये लगेगा कि ठीक है शायद हमें इंसाफ मिल जाए। दूसरी बात जो मैं वो मुकदमे वाली है ना, वो तो सारे कहीं हैं, पंजाब में है, हरियाणा में है, चंडीगढ़ में है और दिल्ली में है, सब है। वो तो टोटल के टोटल यूपी में है और भी बहुत जगह है ना इंडिया में जहाँ भी कहीं मुकदमे इस समय के दौरान हुए, इस एजिटेशन के मतलब हुए, वो सबको मतलब खाद्य किया जाना चाहिए। चलो, मैं यही सोचता हूँ कि शो के द्वारा और अपने माननीय प्रधानमंत्री सुन रहे हैं आपको, क्योंकि जब भी आप आते एक धुआंधार यहाँ पर हमारे नेटवर्क से होता है, या नहीं तो वहाँ से और तरीके से। मैं यही सोचता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री आपकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि आपको भरोसा दिलानी चाहिए। तो उनका लखीमपुर वाली जो हादसा हुआ, उस हादसे का फलस्वरूप जो मंत्री है उनको बर्खास्त किया जाए, ताकि ये मुकदमे जो भी साल से किसान भाई बहनों पर है उनके ऊपर चर्चा हो, न्याय हो और वापस ली जाए। जब तक ये गृह मंत्री वहाँ बैठेंगे, आपका सोच विचार यही है कि वो नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी बात, MSP जो मैं सुप्रीम कोर्ट के पैनल जो कहा कि अगर 23 क्रॉप्स 23 फसल को अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की जो चर्चा चल रही है, अगर भारत सरकार मान ले तो उन्होंने ये बता रहे कि पूरा भारत का खजाना खाली हो जाएगा। देखो, लोगों के लिए तो खजाना कभी भी भरा नहीं होता, लोगों के लिए तो खजाना हमेशा ही खाली होता है। हम जब उनको हम इतने मुसीबत से क्रॉप पैदा करते हैं, फूड पैदा करते हैं, और वो दे रहे हैं यार, हम कोई लूट थोड़ी कर रहे हैं, हम कोई चीज दे रहे हैं ना। हम आपको गेहूं दे रहे हैं जिसको हम सोना बोलते हैं, हम आपको चावल दे रहे हैं जिसको हम सिल्वर चांदी बोलते हैं। यार वो ही नहीं आप हमारे से खरीदना चाहते, और खजाना खाली हो जाएगा इससे। आप लोग हो, आप अपने परिवार का खाना बंद करके देखो ना कि यार इतना खर्चा नहीं करेंगे, आप वो खाना बंद करो।
क्यों? क्योंकि खाने से खर्चा आता है। चल जाओगे फिर, देश चल जाएगा खाना खाए के बगैर। कोई फैमिली चल सकती है, कोई फैमिली ये डिसीजन कर सकती है कि यार अब खाना 1 महीने के लिए छोड़ो, खर्चा कम कर दो। कभी हुआ है ये आज तक? जो एग्रीकल्चर है जी, इसको लाइफ लाइन कहा जाता है। ये कोई बिजनेस का सिस्टम नहीं है। अगर आपका एक बिजनेस फेल हो गया, मान लो आपके स्कूटर का बिजनेस फेल हो गया, आप अल्टरनेटिव कर लोगे, मोटरसाइकिल का बिजनेस शुरू कर लोगे। आपकी एक कार का बिजनेस शुरू हो गया, आप जीप का बिजनेस शुरू कर लोगे। जीप का बिजनेस फेल हो गया, आप कार का बिजनेस शुरू कर लोगे। कभी खेती को बंद किया जा सकता है? ये इसको बंद कर सकते हैं कि यार छोड़ो, 2 साल खेती छोड़ ही देते हैं, पकड़ते ही नहीं। सुबह को चाय बगाए, मतलब उठ सकता है, लोग बेड टी मांगते हैं। वो चाय कहाँ से आती है? वो एग्रीकल्चर से आती है। जो सुबह पीते हैं उसमें जो मीठा डालते हो, चीनी शक्कर डालते हो, वो एग्रीकल्चर से आती है। जो उसमें दूध डालते हो वो भी अगर डालते हो तो, अगर ब्लैक पीते हो तो वो अलग बात है, अगर डालते हो तो वो भी एग्रीकल्चर से आता है। और आपका नाश्ता, जिसको आप ब्रेकफास्ट बोलते हो, और आपका दोपहर का भोजन, आपका रात का भोजन, वो कहाँ से आता है यार? अगर आप भोजन खरीदने से ही मतलब ये करोगे तो फिर काम चलेगा कैसे? तो फिर भोजन पैदा करने वालों को खत्म कर दो। खत्म करने का मतलब ये है कि भोजन ये एग्रीकल्चर ये कारपोरेट कंपनियों को देना चाहिए। और वो कंपनियों फिर देख लो, जब ये 3 कानून अगर वो जेड़ा है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाला, और फिर देख लेना कि किस पा आटा भी मिलेगा आपको, किस पा चावल मिलेगा आपको। और आज ही देखो ना, रिलायंस के माल में जाकर देखो, वहां से गोभी लेकर देखो, और मार्केट से गोभी आ गए, आम बाजार से गोभी, या किसी रेडी वाले फड़ी वाले से रेडी गोभी का 1 किलो लेके देखो, उसका किलो लेकर देखो। क्या खरीद सकेंगे इंडिया के लोग रिलायंस के फ्रेश माल को, जिसको फ्रेश बोलते हैं? उससे एक आम आदमी खरीद पाएगा उसको? इसलिए एग्रीकल्चर है, ये लाइफ लाइन है। और हम ये कहना चाहते हैं कि इसको जो केमिकल की वजह से, या इसको पूरी तरह इन्होंने इंडस्ट्री पे डिपेंड कर लिया है, इसको अब नेचुरल तरीके से लेना पड़ेगा। उसमें प्रधानमंत्री ने एक बात अच्छी की है, उसमें वो बात अपनी पूरी लास्ट वाली, आपका जो थोड़ा सेंटेंस रह गए ना उनके, उन्होंने कहा था कि हम 0 बजट खेती कराने के लिए काम करें। अब फिर जब 0 ही लगेगा यार, फिर बजट तो फिर वो उसको देना नहीं ना। आप कभी सुना है कि 0 बजट इंडस्ट्री शुरू कर देंगे हम, या 0 बजट हम कोई सर्विस सेक्टर शुरू करेंगे? जी यार, 0 बजट जेड़ा सर्विस सेक्टर आ कोई चला देगा? 0 बजट इंडस्ट्री चल जाएगी तो 0 बजट एग्रीकल्चर कैसे चलेगी? अब बजट ही बनाओ। जब आप या तो बजट की बात ही ना करो, अगर आप बजट की बात करते हो तो 0 कैसे हो जाएगा बजट? इसका मतलब एग्रीकल्चर पे कोई इन्वेस्ट नहीं होता, ये ऐसी हो जाती है। आप करीब 100 रुपए लीटर कर दो डीजल, और तो कह दो 0 बजट है। उनका 0 बजट कहने का मतलब क्या है कि ठीक है, हमारे से कुछ ना मांगो, करते रहो 0 बजट। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर सोसाइटी को सस्टेन कराना है, और जो बड़ी प्रॉब्लम आने वाले दिन में वो आएगी, रेड्डी साहब, हमारे लिए फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सबसे सीरियस आने वाली है। और उसकी वजह खेती किसानी का संकट भी है, एग्रीकल्चर क्राइसिस भी है, और उसकी बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज भी है। आप अभी तो आंध्रा में भुगती रहो है ना, हाँ। कितनी फ्लडिंग हुई, कितने लोग मरे, कभी पहले हुई थी ऐसे? जी क्यों आ रहा है? इसीलिए आ रहा है ना जी, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है सारे का सारा। अब तो आईपीसीसी कहने लगी कि हम हर चीज को दावे से कहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। और इंडिया में 1000 हॉटस्पॉट बन चुका है।
और उन हॉटस्पॉट में आप कैसे एग्रीकल्चर को सस्टेन कराओगे? इसलिए एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम और एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को जोड़ के देखना पड़ेगा हमें, और 50% बजट हमें इधर निकाल के देना पड़ेगा कि आप नेचुरल एग्रीकल्चर की तरफ आओ, जिससे मतलब जो जितने भी ये केमिकल एग्रो केमिकल प्रोडक्ट है ये उसमें यूज करने बंद करो एग्रीकल्चर में, और फिर मतलब हमारा एनवायरनमेंट भी ठीक होएगा और हमारा जो भोजन है वो भी शुद्ध हो सकता है, वो जहर मुक्त हो सकता है, पॉइजन फ्री फूड हो सकता है। इसलिए अब ये तो कह रहे हैं जो आप फिर पैदा क्यों करवा रहे हो, ये आप खरीद ही नहीं सकते, और आप कह रहे हो कि यार कंपनियां लूटेगी, आपको लूट लेने दो, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास तो पैसा नहीं है। रिफेल खरीदने के लिए तो पैसा है ना, और अब जो इन्होंने आर्म्स के फैसले किए हैं उनके लिए तो पैसा है ना इनके पास, मतलब जो चीज मारने वाली है उसके लिए पैसा है, जो जीवन दान करने वाली, जो जीवन देने वाली चीज है उसके लिए इनको पैसे की प्रॉब्लम आती है। और इंडस्ट्री को ये कहेंगे ये फैसिलिटी दे रहे हैं, ये फैसिलिटी दे रहे हैं, ये फैसिलिटी दे रहे हैं। इसलिए हमारा कहना ये है कि एग्रीकल्चर का जो क्राइसिस है इसको सीरियस लेना चाहिए। प्रधानमंत्री की जो लास्ट वाली एक थोड़ी सी काम की बात है, थोड़ी सी काम, ज़्यादा वो भी नहीं है, और उसको जो हम आगे बढ़ाएं कि नेचुरल एग्रीकल्चर को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए हम एक अलग बजट का प्रावधान करें तो एनवायरनमेंट के लिए भी और आम लोगों की हेल्थ के लिए भी वो एक शुभ संकेत हो सकता है, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। इसलिए ये बात है जो यही है कि प्राइम मिनिस्टर खुद मीटिंग बुलाए और उसमें फार्मर लीडर्स को बुला ले और उसमें जो भी जैसे इशू है उसको सेटल करे। कोई ज़्यादा बात नहीं रही अब तो जैसे कह रहे हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ ही बाकी है। हाथी तो निकल गया लेकिन पूंछ फंसी हुई है, तो पूंछ को भी निकालना चाहिए यार। वो प्राइम मिनिस्टर ही निकाल सकता है, और तो किसी के पास पावर ही नहीं है। ये जो जिन्होंने हमारे साथ 11 दौर की वार्ता की, इनके पास पावर थोड़ी है जाती। वो तो ये था कि ठीक है इनको काम लगाते रहो, क्योंकि इनका कुछ खाते थोड़ी थे। लंगर हमारा होता था वहाँ सगो इनके मिनिस्टर भी खा लेते थे लंगर जो गुरुद्वारे का था, क्योंकि वो तो सबके लिए है, वो हमारे लिए थोड़ी है। और ये इसलिए हमारी यही सजेशन है, और पूरे खेती किसानी के संकट को पूरी तरह सेटल करने के लिए नेचुरल एग्रीकल्चर की तरफ देश को बढ़ना चाहिए, और उसके लिए स्पेशल बजट का प्रावधान है वो अच्छी तरीके से करना चाहिए, और फार्मर जो कम्युनिटी है उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है। उनको बुखारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो मांगते रहे हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, उनको इंडिपेंडेंट करने की ज़रूरत है। बड़ी बात कही आप, फार्मर को स्वतंत्र बनाने की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट, उनको भिखारी के जैसे मत बनाइए। ये 23 ऐसे कौन से फसल है क्रॉप से जिस पर आप MSP मांग कर रहे हैं, और वो भी लीगल पार्लियामेंट में। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने कही कि खाली एक वर्ग के किसान मोर्चा आंदोलन में खाली उन्हीं बस, बाकी लोग सब कुछ सहमत हैं। ये दो विषय आप किस तरह मानते हैं? इसमें ये 23 क्रॉप्स है, इस पे गवर्नमेंट हर साल MSP का ऐलान करती है। उसमें सीरियल भी है, उसमें दलहन भी है, उसमें तिलहन भी है। ये 23 है क्रॉप्स, लेकिन उसकी खरीद की कोई गारंटी नहीं। मतलब उसका कोई, अगर आप ऐलान कर देते हो कि आपका बाजरा 2050 रुपए पर क्विंटल का MSP है, MSP तो मतलब मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है। हमारे साथ एक ये ठगी हो रही है ना कि हमने अगर ट्रैक्टर का एक बैरिंग भी खरीदना है ना, तो बैरिंग पे भी MRP लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हम कोई भी चीज खरीदते हैं ना, वो MRP पे खरीदते हैं। हमारा यार कोई मिनिमम MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि मिनिमम वो यार, मैक्सिमम नहीं, एमआरपी नहीं मांग रहे यार। हम तो मांग ही एमएसपी रहे हैं यार, एमआरपी तो मांग ही नहीं रहे यार। बात देखो ना कि इंडस्ट्री एमआरपी कर रही है, उस पे किसी को कोई इतराज नहीं है। आप ब्रश भी लो, आप पेस्ट भी लो, आप साबुन भी लो, आप उस पे देखते क्या हो, एमआरपी। हम क्या मांग रहे हैं, एमएसपी मिनिमम। अगर जितने आप कह रहे हो कि यार इतना आपका खर्च आता है, इससे आपका जीवन इतने से कम चलेगा नहीं। अगर आप 1920 रुपए पैडी का एमएसपी करते हो, तो जब वो 1200 रुपए में बिकती है तो गवर्नमेंट को क्या इंटरवेंशन करनी नहीं चाहिए? तो कैसे चलेगा फिर? वो फार्मर कैसे रहेगा? इसका मतलब फार्मर को आप फार्मर रहने नहीं देना चाहते, उसको कर्जाई करके लोन उसको देते रहो, क्योंकि जब किसी को पैसे की जरूरत है वो तो लोन तो उठाएगी उसको, और क्या करेगा वो? फिर आप इतना लोन कर दो कि उसकी जितने उसके पास, अब हमारे फार्मर कई ऐसे हैं जिनके पास इतना लोन हो गया है कि उसकी जमीन बेच के भी वो उतार नहीं सकते। और करीब करीब पंजाब की 90% से ज्यादा जमीन, 90% से ज्यादा जो हमारी फार्म लैंड है ना, वो प्लज है बैंकों में, गिरवी, उस पे लोन है, चाहे क्रॉप का है, चाहे ट्रैक्टर का है, चाहे हार्वेस्टर कंबाइन का है, चाहे और है। आधी जमीन तो हमारी जी खरीदी बैठे हैं बैंक। यही हाल हरियाणा का है, यही हाल वेस्टर्न यूपी का है, इवन कश्मीर का यही हाल है। एक बार हम कश्मीर में गए तो हम सपैया एक मतलब मीटिंग ली, उसकी बार एसोसिएशन वालों ने हमें बुलाया कि यार फार्मर आए हैं, उनसे बात करते हैं। तो बात होने लगी कि 370 उस समय थी कि आपके पास तो 370 है। वो कहते हैं 370 हमारी क्या है, हमारे सारे के सारे जितने भी बागान है वो तो एसबीआई के अंडर प्लज है यार, वो तो सारे लोन पे हैं। अब मतलब मैनू भी सुन के ताजुब हुआ जब उन्होंने कहा सरदार जी कि सारे के सारे बागान लोन पे हैं अब। और ऐसे क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि शायद पंजाब वाली जमीन ही लोन पे है, इसलिए कारपोरेट सेक्टर ने अपने बैंकों के जरिए आधी जमीन हथिया ली है, ये पूरी की पूरी हथियाना चाहते हैं बस। इसलिए हम इनको यही कहते हैं कि यार जितने में जो 23 क्रॉप्स हैं जिनका आप हर साल मतलब वो ऐलान करते हो एमएसपी, उसका कोई ऐसा गारंटी कानून दे दो कि कोई भी खरीदे, हमें नहीं, सरकार नहीं खरीद सकती ना खरीदे, कोई भी प्राइवेट प्लेयर खरीदे, लेकिन उस पर ये शर्त तो लगाओ ना कि उसकी बोली मिनिमम सपोर्ट प्राइस से शुरू हुई, उससे नीचे नहीं कोई खरीद सकेगा। एक रूल पास कर दो बस, इतनी करना है, कोई ज्यादा काम को नहीं करना। इससे कुछ खजाना खाली नहीं होगा, खजाना तो खाली नहीं होगा, क्योंकि खजाना नहीं खरीदते, एफसीआई ने नहीं खरीदना, ना खरीदे, जो भी कोई खरीदे उस पे जे लगा दो। नहीं, उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि कई ये जो सेंटर से जहाँ से आपका फसल आप बेचते हैं, ऐसे काफ़ी सेंटर्स बीजेपी ने खोला है, यह दावा किया, और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाख करोड़ वहाँ पर अभी भी लगा चुके हैं। उसके फलस्वरूप ही इतना बड़ा आज धान्य की भंडार हमारे भारत देश बनी। जो नीति रणनीति बीजेपी अपनाई है पिछले 4-5 साल से, वो कहते हैं कि उसी रणनीति से हुई है, और उसका फलस्वरूप हर कोई किसान देख रहा है, सिवाय एक वर्ग के किसान, छोटे वर्ग के किसान इसको नहीं मान रहे, इसीलिए माफ़ी चाहते हुए वो वापस लेना चाहते हैं। रियल बात ये है रेड्डी साहब, रियल बात ये है कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका नाम ले रहे हैं ना कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वो क्या, किसने बनाया है? लोन इसने दिया है और सीलो गोडाउन अबानी ने बनाए हैं। 3-4 कंपनियां हैं पंजाब ने जिन्हें सीलो गोडाउन बनाए हैं। एफसीआई ने तो एक भी नहीं बनाया, एफसीआई ने तो उनसे किराए पे ले लिए वो, और लोन वो एग्रीकल्चर के खाते में डाल दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वो है क्या, बताओ तो सही ना।
कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ये कह रहे हैं कि हमने देखो जी भंडारण की व्यवस्था कर दी, ठीक है कर दी, वो करी किसने? वो गोडाउन है किसका? वो रिलायंस का है, अंबानी का है, अडानी का है। वो सरकार ने थोड़ी बनाया कोई अपना, वो तो लोन दे दिया उनको, और वो उसको कह रहे हैं कि हमने देखो इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी। अगर प्राइवेट प्लेयर को आप लोन देके कोल्ड स्टोरेज का प्रबंध कर देते हो, तो प्राइवेट लोन उसने लिया, वो प्रबंध कर दिया, गवर्नमेंट का उसमें क्या है? इसलिए ये जो मतलब बातें करते हैं ना लच्छेदार, ये तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है सारी की सारी बातें। रियल में ग्राउंड में आके देखो ना, आप आओ मेरे पास पंजाब में, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरे के पूरे जो इन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया पंजाब में। अब 15 साल बीच में 1-2 मिनट के लिए नहीं थोड़ी क्या लॉजिक है? 2 मिनट के लिए सस्ती खरीद के यूपी 2 मिनट के लिए बेच देते हैं। नहीं 2 मिनट के लिए एक संकेत, थोड़ा तकनीकी कारण हम 2 मिनट के लिए हम नया लाइव में नहीं रहते, लेकिन फेसबुक लाइव था, यूट्यूब में लाइव में थोड़ा बाधा आई है, इसीलिए फिर चाहता हूँ कि वो 2 मिनट की बात आप जो बात कर रही थी पुनः दोहराने की कोशिश करिए सुखदेव सिंह साहब। नहीं, मैं तो ये देखो, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो जी कह रहे हैं ना कि हमने लाखों रुपए लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन्होंने लाखों रुपये किसको दिए? तिलो गोडाउन किसने बनाया पंजाब में? भंडारण की व्यवस्था जो कह रहे हैं ना, इन्होंने सुचारू बढ़िया कर दी है। अब वो मतलब हमारा अनाज खराब नहीं होएगा, अच्छी बात है, लेकिन करी किसने? वो एफसीआई और अडानी लॉजिस्टिक कंपनी के दरमियान कंप्रोमाइज हुआ। अडानी लॉजिस्टिक कंपनी ने वो सिलो गोडाउन बनाए, वो सरकार ने थोड़ी बनाए। ओके, तो लोन पूरा अदानी को गया, ये लोन पूरा अदानी को गया, एफसीआई को नहीं। उसको गया, अगर एफसीआई को कंपनी है, लोन तो उसको गया। अगर एफसीआई को बनता तो सरकार की होती, प्रजा की होती, लोगों की होती, लेकिन उससे कॉम्प्रोमाइज करवा के अदानी को दे दिया गया। तो इसी तरह का पूरे भारतवर्ष में इसी तरह का मॉडल है। तो ये बिजनेस कृषि के नाम पे, किसान के स्टोरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बड़े बड़े अदानी जैसे कंपनी को लोन जा रहा है, और वो लोन पूरा कृषि के माध्यम, कृषि के लिए हम इतना खर्च किए, ये दावा कर रहे। यही बोलना चाहते आप? बिल्कुल बिल्कुल यही है, रियलिटी ये है। मैं बोलना नहीं चाहता, मैं आपको रियल कंडीशन बता रहा हूँ कि रियल कंडीशन ही ये है। राइट। और ये भी बता रहे कि मुआवजा दे रहे, फसल बीमा दे रहे, बीज से लेके सब कुछ ये प्रोवाइड कर रहे, प्रबंध कर रहे, और लोन की माफ़ी भी बोल रहे हैं, और किसान सम्मान, इतने सारे लाखों करोड़ की बात कर रहे हैं। नहीं, किसान सम्मान की तो बात मैंने पहले आपको बोल दीजिए, बोल दिए। जो 6,000 रुपया एक साल में आता है, वो तो एक डीजल के ड्रम में निकल जाता है यार। वो सम्मान तो क्या है भाई, वो तो पेट्रोलियम कंपनी ही लेगी सम्मान हमारे पास कहाँ सम्मान रहेगा? तो एक तो अदानी लेगी, एक पेट्रोल कंपनी लेगी, ठीक है, लोन, राइट। अच्छा हाँ, ये जरूर है कि हमारे ये कह रहे हैं कि हमने क्रॉप लोन डबल कर दिया, कर दे दिया है ना, वो तो मोड़ वापस तो हमें करना ही पड़ेगा।
ये कितनी की बड़ी कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट की, हमने क्रॉप लोन डबल कर दिया। इसका मतलब ये करो, ये ज्यादा कर्जा दे दे हमारी जमीन प्लज करा रही है इन्होंने। अच्छा। जमीन तो हमारी प्लज कराई है, लोन ऐसे थोड़ी दे दिया। लोन के अगेंस्ट इन्होंने हमारी जमीन प्लज कराई है, इसलिए तो 95% के करीब पंजाब की जमीन अब हम जिसको हमारे बोलते हैं रेड मतलब वो कलर में है। जो मतलब जिसका जो प्लज होगी वो उसका जो लिखा जाता है इंतकाल, ओके, जिसको हमारे बोलते हैं, वो इंतकाल अब बैंक के नाम है। और पहली बार पंजाब में ये बात हुई है पिछली बादल सरकार के टाइम कि बैंक मैनेजर को रजिस्ट्री करने तक का राइट दे दिया है कि जो मैंने लोन लेना है बैंक से तो मैंने जमीन प्लज करनी है तो रजिस्ट्री बैंक का मैनेजर ही कर देगा। अब आपको माल महकमे में जाने की जरूरत नहीं है। माल महकमे में सिर्फ एक काम के लिए हम जाते हैं कि वहां हम जो रजिस्ट्री करवा चुके हैं उसका इंतकाल है जो वो बैंक के नाम पर चढ़वा देते हैं। ठीक। और ये भी बताए कि इसलिए ये जो बातें हैं ना, ये बातें कहने की हो रहा, रियल में हो रहा, कहने की और क्योंकि आप भी प्रधानमंत्री जब आप से बात हुई सालों पहले किसान की दुगनी करने की जो आई, मेरे ख्याल से आप गए थे प्रधानमंत्री से बात करने के लिए, तो अब इतने सारे जो स्कीम्स बता रहे प्रणाली नीति, इसके फलस्वरूप यही कह रहे कि छोटे से किसान से लेके सब कुछ फ़ायदा हुआ, उसके फलस्वरूप इतनी बड़ी धान्य आज मार्केट में आ चुकी है, तो वो क्रेडिट ले रहे हैं। और आप स्वयं प्रधानमंत्री से बात करने के लिए गए थे, दुगनी करने की बात की थी किसान की। हमारी जो दुगनी करने वाली बात थी, जो नीति आयोग के साथ जो हमारी बैठक हुई, उसमें ये कह रहे थे, हमने कहा यार इनकम की कली की बात ना करो, आप ये बताओ कि हमारे को बचेगा क्या, हमारे पास क्या रहे। अगर हमारी इनकम आप डबल की बजाय ट्रिपल भी कर देते हो और हमारी कॉस्ट मतलब 4 गुना हो जाती है, तो उस इनकम का हमारे को असर क्या, मतलब फायदा क्या हुआ। मतलब हमारे खर्चे इतने बढ़ जाए कि वो तो 4 गुना बढ़ जाए, इनकम हमारी 3 गुना बढ़े, तो लॉस में कौन गया, हम ही गए ना। इसलिए ये जो जब वो बात हुई थी ना एक हमारी मीटिंग में, तो हमारा एक फार्मर लीडर था यूपी का, वो कहता है यार बताओ तो सही ना कि कितनी है जिसको दुगनी करना है, तो कोई बता ही नहीं थी रहा। तो मैंने उनको कहा कि यार ये जो दुगनी करना चाहते हैं ना, ये 6,426 रुपए पर मंथ इनकम फार्मर फैमिली की, फार्मर फैमिली का मतलब है 5 लोगों की। फार्मर फैमिली में 5 लोग गिने जाते हैं इंडिया में सरकार के मुताबिक, तो इसको 5 से बांट दो और एक दिन की आपकी वो 42.8 रुपीज निकलेगी, और इसको दुगुना कर लो, वो तो 100 रुपए भी नहीं बनेगी, वो कहता माने 100 नहीं बनेगी। अभी इस बार जो इन्होंने अभी सर्वे किया है उसमें भी नहीं मतलब ये प्रूव कर सके कि डबल हो गई है, नहीं हुई डबल। इसलिए वो मेरे को ये लगता है अगर डबल हो भी जाए, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आप ना उसमें इन्फ्लेशन को नोट कर रहे हो ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नोट कर रहे हो, तो डबल कर ही चलो, सबकी कर दो, सैलरी वालों को भी कर दो, उसको फायदा क्या। मेरी मतलब इनकम आप डबल कर दो और मेरे खर्चे ट्रिपल कर दो, तो मैं बेवकूफ ही बनूंगा और क्या होऊंगा। मेरे को ये देखो, मेरे को नेट प्रॉफिट कितना रहेगा, मेरे पास कितना बचेगा, प्रॉफिट भी छोड़ो कि मेरी इतनी इनकम, इतना मेरा खर्च होया और उसके मेरे पास बचत इतनी है कि मैं अपनी फैमिली को सरवाइव करा सकूं, अपने बच्चे को भी पढ़ा सकूं, मतलब उनको कपड़े भी दे सकूं, या अपने सिर पे कोई छत भी खड़ी कर सकूं, जितनी भी हमारी जो मिनिमम नीड है वो ही मतलब पूरी कर सकूं,
वो भी कंडीशन नहीं है खेती बाड़ों की। बड़ी बात कही है आप। तो आपको नेट प्रॉफिट, नेट आपको क्या बच रहा है ताकि आप बच्चों की देखभाल करें, थोड़ा एक छत एक घर बने और स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई हो। ये तो मिनिमम मांगे हैं। कोई एक इंसान अगर जीना चाहता परिवार के साथ तो हर कोई, सरकार को ये करनी चाहिए। लेकिन एक ऐसी स्थिति आई हमारे देश के किसान, हम ग्राम स्वराज्य की बात करते हैं, जय किसान की बात करते हैं, किसान मांग रहा है सरकार से, मुझे मेरे परिवार को जीने दो। क्या बचता है वो बचत जो इस तरह हो ताकि मैं बच्चों को कपड़े दे सकूं, बच्चों की अच्छी पढ़ाई कर सकूं, बच्चों की रोज़ की रोटी दे सकूं और एक छत कढ़ा सकूं, साथ में स्वास्थ्य, बाद में फसल बीमा, और ये सब का असर किस तरह है। और एक मांग और एक बड़ी बात कही कि ये बोल रहे कि माननीय प्रधानमंत्री, हर कोई आपके किसान संगठन, ज़्यादा से ज़्यादा संगठन भारत प्रधानमंत्री की बात की है। मैं प्रधानमंत्री की क्यों कर रहा हूँ कि जब ऑर्डिनेंस भी उन्होंने ने बनाया, आज रिपील भी खाली प्रधानमंत्री कोई कैबिनेट की चर्चा नहीं हुई, ना फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में कहीं दिखाई दिया। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री की उस दिन की भाषा और इस दिन की भाषण में आज भी वो क्लियरली कह रहे कि एक ही छोटा सा संगठन है जो नहीं समझ पा रहा है इसकी इतनी महत्व है ये 3 कानून की। क्यों ये छोटी संगठन के लिए उन्होंने क्यों कर रहे ये, क्योंकि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई मांग की क्या ताकि पंजाब में वोट मिले, उत्तर प्रदेश में इस तरह की सोच है, क्योंकि हरियाणा में एक सीट इस तरह वो फार्म लीडर था, आपके कानून के तहत ही उन्होंने इस्तीफा दी, बाद में जीत भी गए। और हमारे तेलंगाना में भी अब सरकार जब किसान आंदोलन की थी, जो सरकार है तेलंगाना राष्ट्र समिति, तब पूरा वो विरोध में थे, आंदोलन नहीं होने दिया। लेकिन 2 हफ्ते के नीचे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के साथ वो लोग रोड पे आ गए कि हम बोलते कि हम किसान की पक्ष में हैं। इस तरह कई पार्टियां देश में आज उभर के सामने आ रही। आप किस तरह देखते हैं ये सब? ये असल में ये है बात रेड्डी साहब कि कई बार दिखने को वो छोटा लगता है। जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि आप भी मेरे से बार बार ये कह रहे हो यार वहाँ रश कम हो गया है, रश कम हो गया है, लेकिन जो इनर करंट है ना, कई बार उसका अंदाजा नहीं लगता। मतलब आपको ताज्जुब होगा जिस दिन हम वो 19 तारीख का हमारा वो पालघर में हाँ, प्रोग्राम था, तो टकैत साहब का तो शाम को ही मतलब 9 बजे बाई प्लेन उन्होंने जाना था, वो तो दिल्ली को चले गए, तो हमने इधर आना था। तो बाई 20 तारीख को हमारा ट्रेन था बोरीवली से। और बोरीवली जब हम पहुंचे तो लोग हमारे को पूछ रहे थे कि आप किसान आंदोलन वाले हो? भाई बहुत अच्छा हो गया, आपको बधाई हो। अच्छा, इवन पुलिस वाले आपको बधाई हो। और जो हमें बिल्कुल ही नहीं जानता, जिसको ना हम जानते हैं ना वो जानते हैं। और एक और ताई वो कही, सरदार साहब आपने बहुत मेहनत, आपको बधाई हो। अच्छा, मतलब जो इनर करंट है ना वो एक, हालांकि बोरीवली में कौन सा किसान आंदोलन चल रहा है, चाहे गोदी मीडिया जिसको हम बोलते हैं, उसने जो भी प्रचार किया नेगेटिव भी काम आता है। उसने किसानों के नेगेटिव खिलाफ प्रचार किया, वो भी काम आया। इसका मतलब कोई बात है जो कह रहे हैं, जो ये बार बार कह रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री ने अभी कुछ सम्मान थोड़ी दिया, कुछ लोग समझ नहीं पाए, दिए जैसा पवित्र सच नहीं समझ पाए। कौन? कुछ लोग। अगर ये कुछ लोग थे तो ऐसे कैसे हो गया? उसका मतलब ये है कि जो इनर करंट था, पहले पहले हमारे बादल साहब ने भी तो इनके साथ सपोर्ट की थी कानूनों की, जब ऑर्डिनेंस थे। जब ऑर्डिनेंस थे तो बादल गवर्नमेंट साथ ही थी मोदी गवर्नमेंट के साथ। जब उन्होंने देखा कि पंजाब में जाएंगे किस गांव में, अभी हमारे ये स्थिति है रेड्डी साहब कि पंजाब में किसी भी गांव में कोई भी पार्टी मीटिंग नहीं कर सकती। कल बीजेपी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती, उसको तो छोड़ बात। और पंजाब में वो जो बड़ी कंपनी है, चाहे वो अडानी की है, अबानी की है, रिलायंस वालों की है,
एक जगह भी उनका मॉल तक नहीं चल रहा, वहां भी दर नहीं है। और एक टोल प्लाजा नहीं चल रहा, वहां भी दर नहीं है। और इसको ये एक छोटा सा वर्ग मतलब पेश कैसे करते हैं, छोटा सा वर्ग। इसलिए ये छोटा सा वर्ग था ना, इसका जो पूरे इंडिया में इनर करंट चला और लोगों की सिंपैथी इतनी ज्यादा है, मतलब हम खुद भी एस्टिमेट नहीं लगा सकते, इतनी ज्यादा लोगों की सिंपैथी है। और इससे जो मोदी का ग्राफ है ना, वो नीचे गया। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये अब इलेक्शन आ गई जी यूपी की, इसलिए ये हो गया। अगर इलेक्शन के लिए हो जाता यार तो बंगाल इलेक्शन बेड़ी कर लेते ना बेटा। बंगाल इलेक्शन कोई कम इम्पोर्टेंट नहीं सी है, उसमें इन्होंने पूरा जोर लगाया था कि ममता बनर्जी को हराएंगे, लेकिन ये इनर करंट को नहीं समझ सकी बीजेपी। इसलिए ये जो इनर करंट है, इसकी वजह पॉलिटिक्स नहीं है। मतलब हमारे वो बात, मेरे तो पर्सनली ये बात बिल्कुल ही हजम नहीं आती कि यार ये इलेक्शन करके हो गया। नहीं हुआ इलेक्शन करके, ये हुआ कि जो लोगों ने तपस्या की, किसानों ने स्ट्रगल किए, किसानों की स्ट्रगल का मतलब वो नतीजा है। और उससे जो लोगों ने लोगों की किसानों के साथ हर तबके में जो किसानों के साथ सिंपैथी हुई, उससे इनको लगा कि यार अब तो कला पंजाब हरियाणा या यूपी वाला सवाल नहीं रहा, पूरे इंडिया में मोदी का ग्राफ गया। अब इस पे कौन भरोसा करेगा ये बताओ। कई कहते हैं यार प्रधानमंत्री पे भी भरोसा नहीं करते। मैंने कहा ये तो कह रहा है कि एक भी आदमी कोविड में ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। ये तो सरकार ने जहां तक कह दिया, क्या मरा नहीं कोई? मैंने नहीं मरे यार, फिर इस पे भरोसा कर लेंगे क्या? 15 लाख वाली चीज तो पुरानी होगी, छोड़ दो उसको। ये तो अभी लेटेस्ट है यार। और ये कह रहे हैं कि योगी ने इतना काम किया है, इतना काम किया है, पूरी की पूरी फैमिली खत्म होगी लोगों की कोविड के दौरान। ऐसे थोड़ी गंगा में लाशें बैठी तैरती मिली है। और गंगा के किनारे लोगों ने मतलब हिंदुओं ने जो दफनाने के वैसे खिलाफ है, और उनको भी अपनी डेड बॉडी दफनानी इसलिए पई कि लकड़ी नहीं मिल सकी। इसलिए ये जो बातें करते हैं ना, राइट, ये एक अलग किस्म की बात है। इसलिए हम तो यही कहते हैं कि किसानों की स्ट्रगल रंग लाई है और लोगों की सिंपैथी रंग लाई है। किसानों की स्ट्रगल के साथ जो लोगों की सिंपैथी आई, उससे पॉलिटिकल पार्टियों को भी, दूसरी को भी मुड़ना पड़ा और हौली हौली इनको भी वापस आना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो आप ये सोचते हैं कि ये रणनीति जो भी हो रही है आज राजनीति के तहत पर, ये किसान आंदोलन की वजह से ही हो रही है? और चार ऐसे चीज़ बताइए, आज चार ऐसे चीज़ बताइए आंदोलन के दौरान, ये चार चीज़ के वजह से, चार ऐसे मुद्दे की वजह से ही आज मोदी को स्वयं अपने उमा भारती भी वो हैरान हो गई, बात नहीं कर सकी उनके पार्टी। ये कौन से ऐसे 3 या 4 आप ऐसे मुद्दे आप सोचते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को ये 3 कानून वापस लेनी पड़ी, और कल के दिन ये रणनीति अगर राजनीति करने वाली पार्टियां उनके हाथ में ले लिए तो किसान को किस तरह, किसान और कृषि को किस तरह नुकसान होगा, और किसान कृषि के फलस्वरूप आम आदमी किस तरह आज लूटा जा रहा, दुगने हो गए। तेल हो या दाल हो, और आप ये फल का तो बात ही नहीं कर सकते, जो सहज रोग निरोधक शक्ति है, वेजिटेबल्स जो भी कहते हैं हम, इतनी दाम बढ़ चुके हैं, आम आदमी का पीठ खत्म हो जा रहा, नहीं खरीद सक रहे वो लोग। क्या कहते हैं इसमें देखो, इसमें बात ये है कि सबसे बड़ा रोल तो लोगों की कॉन्सेशननेस का हुआ है। जब लोगों को ये समझ में आया, वो स्टार्टिंग कहीं से भी हुई, हम नहीं कहते कि जैसे पंजाब वालों ने कोई कमाल कर दिया, नहीं, कहीं से भी समझ में आया, पंजाब में आया, हरियाणा में आया, यूपी में आया, और जगह आया।
जब लोगों को ये समझ में आया कि ये 3 कानून आए हैं, ये हमारे ये बड़ा मतलब शुगर कोटेड है, ये बहुत जहर वाले हैं और इनके अंदर पूरे का पूरा कारपोरेट भरा हुआ है। तो मतलब इतना बड़ा आंदोलन ऐसे थोड़ी हो गया। जब ये समझ में आई, लोग सड़कों पे आए और उनके साथ पूरे लोगों की सिंपैथी हुई। इवन ये आंदोलन जे आप कहो कि इंडिया के या पंजाब के या इंडिया के लोगों ने लड़ा, नहीं लड़ा कल, इसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो गई। जितने भी NRI भाई हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, केरला के हैं, दूसरे तीसरे हैं, सब ने आपको अपनी कंट्रीब्यूशन दी। और मैं आपको कहता हूँ कि 2 मामलों में ये बहुत महंगा आंदोलन है, बहुत खर्चा हुआ और बहुत कुर्बानी हुई। 750 लोगों की कुर्बानी और अरबों रुपया खर्च। ऐसे इतने मतलब हजारों लोगों को आप रोज डेली 2-3 टाइम कैसे खाना दोगे बगैर पैसे के? इसलिए वो जो सारा असल में कुछ दुनिया के लोग भी ये चाहते थे कि ये फार्मर स्ट्रगल जीती जानी चाहिए। अगर ये हार गई तो इंडिया में इसके बाद कोई आवाज उठ ही नहीं सकेगी। इसलिए ये जो ओवरऑल माहौल बना, पंजाब में बढ़ा, आगे बढ़ा, दिल्ली में बढ़ा, आगे बढ़ा, पूरे देश में बढ़ा और पूरे विदेश में बढ़ा। जो भी प्रो फार्मर लोग थे, चाहे वो पाकिस्तान की क्यों ना हो, पाकिस्तान के कलाकारों ने हमारी सपोर्ट में गीत तो गाए यार। इसलिए लोगों को अब ये लग रहा है कि यार जैसे दुनिया के कारपोरेट एक हैं, तो इसमें दुनिया के फार्मर या फार्मर समर्थक लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और अब इनको ये लगने लग गया, अब पहले जितना सत्कार मोदी का बाहर जाते, अमेरिका में गया, इस बार भी गया, पहले भी गया, अब क्यों नहीं उतना लोगों ने इसको हाथों पे उठाया? पहले NRI क्या करते, इस बार देखो जब ये अभी गया बाइडेन को मिलने के लिए, तो इसका कैसा स्वागत हुआ, ब्लैक फ्लैग दिखाए। इसलिए ये आंदोलन की अगर आप नेचर देखो ना, इसको ये मत देखो कि यार ये टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं या सिग्गू बॉर्डर पे बैठे हैं, उसकी बात नहीं है। इतनी कुर्बानी हुई है, इतने लोगों की जान पूछ के। नेक्स्ट बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि फार्मर एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें अभी बिजनेस उतना नहीं है, ये बेईमान कम्युनिटी नहीं है। अगर आपको कोई ऑनेस्ट कम्युनिटी मिलेगी वो फार्मर ही मिलेगा आपको। बहुत बड़ी बात कही है आप, बहुत बड़ी बात कही है। इसलिए इन पे लोगों को फेथ था कि यार फार्मर है, और नो फार्मर नो फूड का स्लोगन काम कर गया हमारा। नो फार्मर नो फूड, नो फार्मर। बस और एक बात इस तरह बताता हूँ कि मैं नो फार्मर नो फूड, अगर यही चल के चलिए, अगर कानून ये वापस लिए, कानून बनाने के लिए ऑर्डिनेंस के द्वारा बनाए गए, जब कानून वापस ही चर्चा होगी लोकसभा में, चर्चा के दौरान जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ऑलरेडी अब प्रचार में आ गया, 23 क्रॉप्स पूरा खजाना लूट जाएगा। तो इस तरह की आके लेने के देने पड़ जाए और बाकी पूरे दल ऐसा माहौल क्रिएट करे देश भर में, ये बोलने की मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो आप सही बात करिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस रहता हर एक हमारे वस्तु जो हम खरीदते हैं, लेकिन एक जो ऐसा मुद्दा है किसान और जो अनाज, वो लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए लड़ते हैं। यही उद्योगपति क्यों अरब करोड़ और फोर्ब्स लिस्ट में जा रहे हैं, हमारे किसान क्यों आज खुदकुशी कर रहे हैं, यही व्यत्यास। हर किसी को मैक्सिमम रिटेल प्राइस रहनी चाहिए, क्योंकि हम जब खरीदने जाते हैं अनाज हो कुछ भी, वहाँ पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस ही लिखा हुआ रहता, वहाँ थोड़ी कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा। जब हम खरीदते हैं शॉप से, वहाँ पर तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस ही रहेगा, लेकिन जब अनाज आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो हमको भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे भेजनी चाहिए। ये नहीं हो रहा, तो ये बड़ी एक खुलासा है। लेकिन अगर पार्लियामेंट में चल के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत जिस तरह बताया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट पैनल मेंबर भी जो बात कही है कि खजाना लुट जाएगा, तो इसके ऊपर अगर चर्चा हो के
अगर मोदी जी ये कहे कि मैं तो ऐलान किया लेकिन पार्लियामेंट नहीं कर रही, ये भी हो सकता है क्या? ये कुछ सोचा है आपने? नहीं, उसमें ये है देखो कि ये 3 कानून वाला पहले काम चलेगा स्टार्टिंग में। हम्म, अभी कैबिनेट बैठेगी, हम्म, अभी तो कैबिनेट पे जाना है ना, अभी तो मोदी के मन की बात ही है ना। हाँ, कैबिनेट में जाएगा ये, हम्म, तो कैबिनेट का नोट लगेगा, हम्म, कैबिनेट का नोट लगने के बाद ये पार्लियामेंट में जाएगा। हम्म, मतलब पार्लियामेंट में नहीं लगता कि कोई विरोध करे हम्म। इसका रिपील वाला, तो सारे पहले ऐसे तैयार ही हैं रिपील करने के लिए, इसलिए ये पास हो जाएगा फटाफट। उसके बाद ये राष्ट्रपति नहीं, के अगर पास अगर चला अगर जाएगा, अगर हम राष्ट्रपति हम ने हम साइन हम कर हम दिया, इस रिपील हो गया ये काम। नहीं, हम इस तरह सोचे, अगर राजनीति के तहत सोचे, ये रिपील जो वापसी 3 कानून का अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ जुड़ के पार्लियामेंट में चर्चा हुआ, समझिए, वो उसको नहीं ये नाल जोड़ने देंगे, एमएसपी को नहीं जोड़ने देंगे इसके नाल। वो कहेंगे ये पहले 3 रिपील करते हैं, हमारे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले 3 रिपील होए ओके। तो लोगों को ये होए कि ठीक है हो गया, इससे कुछ क्रेडिबिलिटी तो बनेगी ना। राइट। चलो रिपील तो हुए, उसके बाद बात आएगी एमएसपी। एमएसपी के जेड़े जो इनके इकोनॉमिस्ट है ना, वो इनको डराते जाता है। मतलब जैसे गुलाटी जी हैं, गुलाटी जी ने भी तो पूरा विरोध कर दिया था, इससे इकोनॉमी ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएगी। गुरचरण दास है, हम्म, वो भी बड़े इकोनॉमिस्ट है इंडिया के, हम्म। और बड़ी ऊंची तोप है वो भी, उसने भी इसका विरोध किया कि उनको नहीं ये करना समझ में चाहिए। नहीं आता कि जब हम जो खाते हैं, ऐसे जो हमारे को जो देन देते हैं कान की, तो वो भी सुरक्षित हो, अब जैसा बोले वो भी सही सलामत एक इज्जत की ज़िंदगी जो उनको इसे ऐसे तो इकोनॉमिक्स को सोच नहीं आता क्या? क्यों क्यों? नहीं, वो इकोनॉमिस्ट सिर्फ कारपोरेट आइडिया के इकोनॉमिक्स है ना, वो पब्लिक अच्छा। आइडिया के नहीं। ओके। जो देखो जो जिसका आइडिया है वैसे ही कोई एक्ट करेगा, वो उन्होंने कारपोरेट को आगे ले जाना है, हम्म, इसलिए वो कारपोरेट के की बात करेंगे, जिसको फार्मर के साथ से उन्होंने उसको तो यही है कि यार फार्मर को कुछ ना कुछ इज्जत तो दे दो ना। हम्म, किसी ने मेरे से पूछा कि प्रधानमंत्री की बात से सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी, तो मैंने एक ही बात कही है, मेरे को एक बात अच्छी लगी कि प्रधानमंत्री ने हमारे को फार्मर मान लिया। उन्होंने ये कह दिया अपने स्पीच में कि हम आंदोलित किसान भाइयों को कि यार अभी तक तो वो कोई कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी कभी अरबन नक्सल, ये कभी वो भी, यार एक बात तो हमारे को संतुष्टि हुई है कि यार प्रधानमंत्री के सामने भी हम, उसके दिमाग में भी हम फार्मर तो रजिस्टर्ड हो ही गए। मेरे को मैं इससे ज्यादा कोई बड़ी बात मेरे को उसमें नहीं लगी। वंडरफुल, इसलिए यार ये बात है, वंडरफुल, वंडरफुल। इसलिए ये बात है। हाँ, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये फार्मर के साथ बैठे, इनको हम बढ़िया तरीका बता देंगे एमएसपी को कि आपका कोई खजाना नहीं खाली होएगा, कुछ नहीं होएगा, और आप एमएसपी दे सकते। आप यहाँ से ये शो के द्वारा उनको एक अपील कीजिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, और नहीं, हर कोई पूरी पॉलिटिकल सरकार- पार्टी को आप एक अपील कीजिए। सरकार को देखो, हम प्रधानमंत्री जी को, पूरी सरकार को, और सारी राजनीतिक जितने भी वो पार्टियां हैं, उनसे ये अपील करते हैं कि सबको जल्दी से जल्दी ये 3 कानून रिपील करो, इसकी कानूनी प्रक्रिया कंप्लीट हो, और एमएसपी पे लीगल गारंटी का एक कानून बने। और दूसरे जो 2 बिल हैं जिसके बारे में पहले ही सरकार मान चुकी है कि हम बिजली बिल नहीं लेके आएंगे, बिजली पराली की, वाला बिल हम, बिजली के बिल, अब पराली वाला तो ऑर्डिनेंस अब तो एक किस्म का खत्म ही हो गया कि वो आपको 2 करोड़ रुपए का जुर्माना है उसमें। 2 करोड़ तो यार हम साथ के लिए जमीन बेच के भी नहीं कमा सकते, इसलिए ये करोड़ों वाला जुर्माना, मतलब जो फार्मर है जिसके पास 1000 भी कमाने के लिए नहीं, वो करोड़ वाला जुर्माना लगाना, ये बात बंद कर दें। और दूसरी बात जो हम हमारे को भावनात्मक तौर पे हम कहना चाहते हैं वो ये है कि जो गृह राज्य मंत्री टोनी मिश्रा, इसको बर्खास्त जरूर किया जाना चाहिए।
ये हमारी भावनाओं की बात। आपकी भावनाओं की बात है, गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रधानमंत्री जी आपको बुलाना चाहिए और आप ऐसे तरीके बताएंगे जहां खजाना खाली ना हो। ना, बिल्कुल ही नहीं होएगा। पक्का बोलिए, जोर से बोलिए आप, ताकि पूरा दुनिया सुने। बिल्कुल ही नहीं होएगा। ये तो सब ऐसी बातें हैं, टरकाने वाली बातें हैं, कोई खजाना खाली नहीं होएगा। हम्म, और अगर ये ठीक तरीके से बात करना चाहें तो फार्मर इनको सब इसके मतलब जो मैट्स डीमैट्स है वो पेश करने के लिए तैयार है। हम लॉजिकली इस बात को हम डिफेंड करेंगे। हम एमआरपी नहीं मांग रहे, हम एमएसपी ही मांग एमआरपी नहीं मांग रहे, एमएसपी मांग रहे और उसकी लीगल गारंटी के तहत खजाना खाली नहीं होगा और भारी जुर्माना या कुछ भी कहे आप, सरकार को नहीं करने पड़ेगा एमएसपी के, अगर लीगली बनाया जाए। कभी भी मैं इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, कभी भी कोई गुरुद्वारा अभी तक कर्जे ही नहीं हुआ। इवन 1 लाख से 1.5 लाख से ज्यादा लोग डेली बंगला साहब गुरुद्वारे दिल्ली में भोजन करते हैं। कभी सुना कि यार उसका खजाना खाली हो गया? बड़ी बात कही। और 5-5 लाख लोग हरमंदिर साहब में भोजन खाते हैं। हम भी गए, हम भी गए लंगर में, हम भी गए जब भी जाते हैं। हाँ, हाँ, नहीं बिल्कुल मोस्ट वेलकम। हम भी गए वे सब, काफी बार जाते हैं। एग्रीकल्चर है, अगर एग्रीकल्चर में आप इन्वेस्ट करोगे तो खजाना नहीं खाली होएगा, खजाना और बढ़ेगा। अब गलत काम करना छोड़ दें, सही काम करने लगे तो खजाना खाली का सवाल ही पैदा नहीं। मानवता की सेवा में कभी खजाना खाली होते ही नहीं। और बड़ी बात कही मैं है। आपको जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा जोक सुनाना चाहता हूँ। कहिए। सिंघू बॉर्डर पे एक मुस्लिम फैमिली जा रही थी, तो वहाँ अलग अलग किस्म के लंगर पहले दिनों में तो ज्यादा ही लगे ना, तो भी जलेबी खिला रहा है, कुछ खिला रहा है। तो एक और तो उसको अपने हस्बैंड को पूछने लगी कि ये सरदार है, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, जो इतने इतने पकवान खिला रहे हैं और कितने कितने के लोग खा रहे हैं। तो वो कहता कि इनका एक गुरु हुआ है, गुरु नानक देव। उसने उस समय 20 रुपए की एक एफडी कराई थी। गुरु नानक देव जी को 20 रुपए बिजनेस करने के लिए दिए थे ना उसके पिताजी ने, मेहता काबू में। उसने वो उसका भंडारा लगा दिया और भूखे लोगों को खिला दिया। वो कहता इनके गुरु ने 20 रुपए की उस समय एफडी कराई थी, वो एफडी सरदारों के काम आ रही है आज तक। वाह, वाह गुरु, इसलिए उस एफडी से चल रहा है काम। बहुत अच्छी बात कही है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री और दूसरे ऐसे दल हो और हमारे अर्थशास्त्र, तो उनको भी वेरी क्लियरली सही तरीके से स्वच्छ दिल से और दिमाग से सुखदेव सिंह जी ने एक अपील भी की है कि जिस तरह गुरुद्वारा चल रहा है आज तक, किसी इतने लंगर के नाम पे इतने लाखों को रोज़ का रोज़ जो खाने की मिलती है, आज तक वो लाश में नहीं गए। यही भरोसा दिलाते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री और काफ़ी राजनीतिक दल और पार्लियामेंट और असेंबली को भी यही कहते हैं कि आप हमको बुलाइए, बातचीत करने के लिए बुलाइए। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है, हम ऐसे सुझाव देंगे आपको ताकि हमारी भारत की खजाना लूट ना जाए, या इस तरह की जो डर पैदा कर रहे हैं वहाँ इस तरह की माहौल है ही नहीं। इससे और बढ़ोतरी होगी हमारी खजाने की और हमारी खेती या कृषि सही सलामत रहेगा। यही बात कही थी ना आपने, ठीक कही ना मैंने? और साथ में 3 कानून जल्दी से जल्द रिपील कीजिए जाए, गृह मंत्री जो भी है उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि मनोभावना है। और साथ में इतने लोगों की जो वहाँ पर मौत हुए उनको कोई मुआवजा सही, अगर कोई नष्ट परिहार अगर देना है तो दीजिए, और सबके ऊपर केसेस जो है लगे हुए वो निकाल दी जाए। इस तरह की छोटी छोटी सी मांग ये अब किसान आंदोलन द्वारा है। जब 3 कानून वापस ही ले चुके हैं और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हर साल अब देते आए हैं, हर राष्ट्र में एक क्रॉप होता है,
तो ये सब मिला के ही 23 क्रॉप्स होते हैं। तो ये सोचनी पड़ेगी, जो उत्तर में गेहूँ ज़्यादा होता है वो दक्षिण में गेहूँ नहीं होता है। ठीक है, राइस इधर या उधर होता है, लेकिन ऐसे जो क्रॉप्स है एक ही एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा हमको देखनी पड़ती है। तो ये 23 क्रॉप्स की जो बात कर रहे हैं, एक एक एरिया में रहेगा, एक एक राष्ट्र में रहेगा। तो पहले वो एक साफ़ करिए आप, क्योंकि एक आम आदमी, जब मैं समझ सकता हूँ, हमारे अर्थशास्त्र जो सलाहकार है प्रधानमंत्री जी को और कृषि मंत्री या दूसरे मंत्रियों को, वो भी सोच लगाइए, क्योंकि लोगों में डर ना पैदा कीजिए। जब इतनी बड़ी मांग आप वापस लेने की ऐलान प्रकटन एक कीजिए हमारे गौरव प्रधानमंत्री, हम यही चाहते कि ये लोकतंत्र बचाए, आपके हाथ में है। जनहित में ही लोकतंत्र काम करनी चाहिए। जब वो क्लियरली बता चुके हैं हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के वाले जीने वाले हैं, जब हर कोई उद्योगपति वहाँ देखिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो भी हमारी उत्पादन हमारे किसान भाई जो भी करते हैं, जो भी हमारे मार्केट्स में आते हैं, हम भी जब खरीदने जाते हैं वहाँ पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। कान ध्यान इसके ऊपर भी, अनाज के ऊपर भी, ये सोचिए आप। तो ये किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लड़ाई चल रही है। बाद में ये बीच में कहाँ जा रहा है, ये हमारे पूरे ये धान किधर जा रहा है हमारे, ताकि हमारे जब हम खरीदने जाते हैं हमारे को मैक्सिमम रिटेल प्राइस बताया जा रहा है। क्यों? ये सोच, बड़ी सोच है। ये शो के द्वारा मेरे ख्याल से इवन सुखदेव सिंह भी ज़्यादा नहीं सोचे होंगे। जब किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगता है, जब वो अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदने जाती है, वहाँ पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। तो ये व्यत्यास क्यों है? जब हर एक उद्योगपति अपनी ही प्रोडक्ट पे कितना खर्चा हुआ और जब वो प्राइस फिक्स कर सकता है, हमारे जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो हमको खान पीन देते हैं, सहज रोग निरोधक शक्ति, जो जीवन की शक्ति देती है, जो जीवन की मूल है, हमारी व्यवसाय कृषि, हमारे किसान, उनको ये हक क्यों नहीं मिल रहा है? ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। जब ये हक उनको मिलेगा और गवर्नमेंट के स्टोरेज होना चाहिए गोदाम्स, या अंबानी अदानी अगर इसमें अगर ये लोग बेचने लगे, वो लोग पूरा स्टोर करने के बाद महंगाई बढ़ने के बाद ही वो रिलीज़ करेंगे, ताकि जब 10 रुपये का वहाँ पर खरीदने से हमारे को 100 रुपये बनेगा। यही 220 में हम जो देखें, 221 में जब हम खरीदने जा रहे हैं, दाल हो तेल हो, दुगनी हो गई। ना किसान फ़ायदामंद है, ना जो आम आदमी जिसके ऊपर फालतू ये सहज रोग निरोधक शक्ति है कोरोना का को झेलने की, हम खरीद के खाना चाहिए। हमको भी हमारे जॉब को इस तरह काटा जा रहा है। आप सोचिए, ना किसान खुश है ना हम खुश हैं। ये कोरोना का समय फोर्ब्स लिस्ट में अपने इंडिया से कौन लोग गए, जब एक साइड रोना लोग मर रहे हैं, लेकिन एक साइड जश्न हो रहा है कि करोड़ों रुपये अरब रुपये हमारे एक भारतीय फोर्ब्स में जाते हैं। ये कहा कि रीति नीति ये हमारे संविधान के खिलाफ है। क्या देश से कोई भी ज़्यादा हो सकता है? देश माने हर कोई हमारे नागरिक है, लेकिन एक जैसा नागरिक, 1% जैसे नागरिक देश को चुनौती देके देश से ज़्यादा हो सकते क्या? तब ये लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। तो सोचिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसान भाई लड़ रहे हैं, यही मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत ही हम खरीदना चाहिए। आम आदमी, हमारी भी एक सोच होनी चाहिए। मैक्सिमम रिटेल प्राइस किस लिए? तो मैं समझता हूँ कि सरकार एक अच्छी सी शुरुआत की है, लेकिन दुखद यही बात है कि इतने 700 के ऊपर लोग अपने जान खो बैठी है। एटलीस्ट अब सरकार दयालु होके उनके हित में, दयालु मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे टैक्सेस से ही आप चलाते हैं, और क्योंकि आपके सलाहदार इस तरह है, वो मानते हैं कि जीतने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि हम जो परदादा है, नहीं, परदादा जो है आम नागरिक है। आम नागरिक जो है संविधान है, क्योंकि अब नवंबर 26 जो संविधान दिवस माना जाता है, आप याद रखिए, पालक शासक जो केंद्र से लेके राष्ट्र, नवंबर 26 संविधान दिवस, ये हमारे संविधान को हमने अपने आप को सौंपा है। ये ना भूलिए, हर एक नागरिक एक संविधान है। तो यही मांग हमारी आज गौरव प्रधानमंत्री से कि आप MS के ऊपर भी गौर कीजिए, और आप जो दुगनी करने की जो बात की है वो सही तरीके से आप कीजिए, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल वे से कीजिए।
ना कि ये बिज़नेस कम्युनिटी डेवलप हो, नहीं चाहिए हम। आप गोदाम लाइए, एफसीआई कोरोना के तहत एफसीआई में अगर दान रहने का एक ऐसा मौका आया हमको, ताकि आप रेशन हो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। अगर यही अदानी अंबानी के गोदाम में रहते तो सोचिए माननीय प्रधानमंत्री, क्या आप रेशन द्वारा दे सकते थे आप? तो ये सोचनी चाहिए। ये मूल है व्यावसायिक कृषि, खेती जो है हमारी संस्कृति की मूल है। हर एक फसल जो है हमारे हर एक त्यौहार के साथ होता है, जनवरी से लेके आप दिसंबर तक। यही हमारी खूबी है, यही हमारी संस्कृति है। हम यही बोलती है, विभिन्नता जो है हमारे, विभिन्नता सॉइल में भी विभिन्नता है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी। जो विभिन्नता हमारे आम लोगों में है, जिसकी हमारी संस्कृति है और जो हमारी ताकत है, वही विभिन्नता हमारे भूमाता के ऊपर भी है। तो इस तरह की सोच आप सोचिए। और नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या नेचुरल फार्मिंग विच इज़ क्लोज टू द नेचर, ये पर्यावरण के तहत ही हमारी कृषि रहना चाहिए। और ये जो रसायन वाली आप जो बात कर रहे हैं फर्टिलाइज़र्स, आप ख़त्म कीजिए प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी। अगर थोड़ी बहुत और कुछ आप भारत के सरकार के द्वारा इसके ऊपर अगर लाना, इन्वेस्ट करना चाहिए तो करिए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण यही मूल है। आप भी ग्लासगो जाके आप क्या कहिए, अगर ये एमिशंस या ये सब अगर जानी है, एमिशंस के द्वारा कमीशंस ख़त्म करनी है, आप पर्यावरण को बचाइए। पर्यावरण के तहत ही कृषि होनी चाहिए। उस तरह की अनाज हो, दान हो या फल हो, उसी तरह की अगर हो सके तो हमारे स्वास्थ्य बरकरार रखेगा, हमारा स्वास्थ्य एक देश बनेगा। और एक अच्छी सी संदेश, WTO के तहत मत जाइए। ये कानून के बाद में अगर इस तरह की सोच, अगर आप गूगली फेंकने की कोई सलाहदारी कोई आपको इस तरह ये कर रहा है, मत करिए, क्योंकि आप एक अच्छी शुरुआत की है। हम डॉक्टर TSPR चैनल द्वारा आपको धन्यवाद कहते हुए MSPP के ऊपर गौर कीजिए। जो भी वहाँ पर जान खो पड़ी उनको भी नष्ट परिहार दीजिए, केसेस उनके ऊपर से हटाइए, और वो जो उनकी मांग है मंत्री को ये करने की, आप वो ख़त्म कीजिए। और ये सभी लोगों को आप आमंत्रित कीजिए। ये लोकतांत्रिक है प्रधानमंत्री जी, आप बुलाइए। आपके खुद के पार्टी लोग आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, क्या किस तरह ले गया, क्योंकि आप अगले दिन तक बड़ी तरीके से बोले कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। एकाएक आप आए, आप एक तूफान के जैसा, लेकिन हम उसकी स्वागत करते हैं, क्योंकि आप लोकतंत्र को जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पूर्ण सम्मति से हम स्वागत करते हैं डॉक्टर TSPR चैनल के द्वारा। और मैं यही सोचता हूं कि आज भी आप 1.5 से 2 आवर्स एक किसान नेता आज चैनल पे बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया सुन सक रही है। ये सोचना चाहिए, किसान दिमागदार है, उसको जो अपनी पूरी ताकत रहकर जो कष्ट करता है, उसकी दिमाग भी चलती है। ऐसी दिमाग जो है आज सुखदेव सिंह जी हमारे साथ लाइव में बैठे हुए, और इस तरह कितनी अच्छी तरीके से समझाए हमको। कोई पर्सनल विलिफिकेशन नहीं, किसी की जाति के दौर पर वो कुछ नहीं कहे। वो भी एक ही बड़ी मुद्दा कही, अरे यार हमारे प्रधानमंत्री आज हमको फार्मर, किसान मान लिए, ये बड़ी मुद्दा है हमको। और ये भी कह रहे कि जब गुरुद्वारा इतने लंगर करने के बाद भी आज तक लॉस में नहीं है, हम उसी तरह की सोच सलाह हम प्रधानमंत्री अगर हमारे को आमंत्रित किए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लीगलाइज, उसके ऊपर भी हम कानून के ऊपर भी, कानून के तहत भी हम बताएंगे, ताकि सब कुछ सही तरीके से भारत आगे चले। और एक जो भी सपना हम देख रहे हैं, विश्व देश या विश्व कुछ भी कहिए, वो बन सके। कब बनेगा? जब आपका आम आदमी खुश हो, 3 समय खा सके, पर्यावरण को बचा सके, तभी हम सही सलामत रहेंगे। इसी से मैं आज का शो एंड करता हूँ। कल सवेरे 11 बजे एनवायरनमेंट पीपल डॉक्टर TSPR चैनल पुनः प्रसार होगा। आप सभी लोग से विनती है, जिस तरह की किसान की आंदोलन है, किस तरह की गरीब की आंदोलन है, उसी तरह की ये नई सांकेतिक परिज्ञान द्वारा जो डॉक्टर TSPR चैनल्स हम निरंतर प्रजाहित में, वही मुद्दे जो प्रजाहित में हो, उसी तरह की हम लेके आ रहे हैं आपके सामने। अच्छे अच्छे अतिथिगण, सुखदेव जी जैसे महा अतिथि हमारे शो पे आ रहे हैं। वो केवल प्रजाहित में आ रहे हैं, काफ़ी मेहनत करके आ रहे हैं, आधार के साथ आ रहे हैं।
संविधान और आधार और कानून के साथ ही हमारे लाइव शो चलेगा। इसीलिए हम यही चाहते हैं कि आप सब लोग डॉक्टर TSPR चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एट द सेम टाइम जिस तरह आपने किसान आंदोलन को बढ़ावती दी, सपोर्ट किया, उसी तरह हम यही चाहते कि हर कोई लोग डॉक्टर TSPR चैनल को अपनाए और सपोर्ट कीजिए, ताकि ये निरंतर प्रजा के हित में ही काम करेगा। यहाँ कोई तमाशा, किसी के खिलाफ जाति वाति कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम यही मानते कि सभी नागरिक जो भी है पैदा हुए हैं देश में, उनका सब हक यही बनता है कि वो एक ज़िंदगी इस तरह ज़िंदगी जिए जो शान से जिए, ए डिग्निफाइड लाइफ। यू शुड लिव ए डिग्निफाइड लाइफ, वी ऑल वांट दैट। हम यही इसी सोच के साथ ग्राम स्वराज और जय किसान यही एक बार याद दिलाते हुए, और कुछ अंत में कुछ कहना चाहते तो आप कहिए सब, हम क्लोज करेंगे। बस मैं आप जितने भी श्रोतेजन लोग हैं, सुन रहे हैं, उनका धन्यवाद करता हुआ यही बेनती करूंगा कि खेती किसानी को बचाने के लिए हमारा सबका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य हमें अदा करना चाहिए, और इस मूवमेंट का पूरा सहयोग समर्थन करना चाहिए। और आप जैसे लोग जो इस मूवमेंट को समर्थन दे रहे हो और लोगों तक बात पहुंचा रहे हो, और आपके तेलंगाना में हिंदी कितनी की समझ में आती है, मेरी तो हिंदी भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो भी पंजाबी जैसी ही है, वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। भारत में सभी लोगों को सुख निद्रा शुभ रात्रि, देश विदेश में सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। थैंक यू सब, शुभ रात्रि आपका। शुक्रिया जी। थैंक यू।